हेलो गाइस, कैसे हो आप। न्यू स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट फॉलो करें प्लीज। स्टोरी को भी थोड़ा सपोर्ट करें। CH7 ही नीड्स मम्मा। अब आगे अंडरस्को थम्स अप का चिन्ह खन 1 घंटे बाद अंडरस्को। आर्या और वाही डॉक्टर के सामने थे। अभी आर्या बाहर बेहोश होकर गिर पड़ी थी। वाही उसे डांट फटकार कर डॉक्टर के पास लाई थी। डॉक्टर पहले से चिढ़ी हुई थी। आर्या का चेकअप करने के बाद तो वह और भी बड़बड़ाने लगी। डॉक्टर, पता नहीं यह आजकल के बच्चे कब सुधरेंगे। फिर जरा सा कुछ कह दो तो हम पर ही हाथी घोड़े गधे ऊंट जो मिले सब लेकर सवार हो जाएंगे। वही डॉक्टर से बोली, क्या बात है डॉक्टर, सब ठीक है ना? यह अचानक से बेहोश क्यों हो गई थी? बस वाही के पूछने की देर थी। डॉक्टर गुस्से से फट पड़ी। वह आर्या से बोली, समझा नहीं सकती थी अपने पति को कि तुम्हें भी दर्द होता है। ये जो तुम्हारा पतला सा शरीर है ना, इसे भी आराम की जरूरत होती है। खूबसूरत बीवी मिली नहीं कि छोड़ने का नाम नहीं लेते, फिर जब तबीयत पर बात आती है तो कोई ध्यान ही नहीं देता। तुम सुन भी रही हो, रोक नहीं सकती थी अपने पति को, अब देखो क्या हालत हो गई है तुम्हारी। आर्या चेहरा लटकाए बेचारगी से बोली, डॉक्टर मैंने कितना मना किया, कितना रोका, पर अंडरस्को आप तो जानती ही होगी ना डॉक्टर, मैं ऐसी पतली नाजुक सी, मैं कैसे उस हटे कट्टे इंसान को रोक पाती। डॉक्टर ने ना में अपना सिर हिला दिया। वो बोली, कितना टाइम हुआ है शादी को? आर्या तपाक से बोली, सिर्फ 3 महीने डॉक्टर अंडरस्को। फिर आर्या धीरे से बोली, डॉक्टर प्लीज अगर ऐसा 2 बार हुआ तो अंडरस्को। डॉक्टर ने एक नज़र उसे देखा, फिर अपने डेस्क के पास गई और कुछ टैबलेट लेकर वापस आर्या के पास आई। टैबलेट देखते ही आर्या की आंखें चमक गई। डॉक्टर वो टैबलेट उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोली, ये तुम्हारी और ये तुम्हारे पति की, अब कम से कम 10 दिनों तक तो उसे हाथ भी मत लगाने देना। आर्या खुशी से हाँ में सिर हिलाने लगी। डॉक्टर बोली, अगली बार ध्यान रखना, खासकर टाइम का, वरना बहुत प्रॉब्लम होगी तुम्हें। जी डॉक्टर, मैं ध्यान रखूंगी, कहते हुए आर्या उठने लगी। डॉक्टर उसे वापस लेटाते हुए बोली, अभी तुम्हें आराम की जरूरत है, आराम करो, मैंने तुम्हें नींद का इंजेक्शन दे दिया है। आर्या ने ज्यादा बहस नहीं की और चुपचाप बेड पर वापस लेट गई। डॉक्टर के जाने के बाद वाही, जो कितनी देर से मुंह खोले उनकी बात सुन रही थी, वो होश में आई और आर्या पर बरसते हुए बोली, व्हाट द हॉल, हा तुम तो शिवाय माहेश्वरी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, तो फिर उसके साथ फिजिकल होने का क्या मतलब है? तुम तो उसे रेपिस्ट कह रही थी, और तुम्हारी यह हालत शिवाय की वजह से ही हुई है। अंडरस्को आई कांट बिलीव। ओह गॉड, इस लड़की के चक्कर में मैं पक्का पागल हो जाऊंगी। आर्या पर अब दवाई का असर होने लगा था, इसलिए वह वाही से बोली, वाही लिसन, मैं तुम्हें बाद में सब एक्सप्लेन कर दूंगी। अभी तुम शिवांश के पास जाओ और शिवांश को तुमने बचाया, बाकी जो मैंने तुम्हें बताया वो सब बोल देना। अब प्लीज मुझे सोने दे यार, अंडरस्को पहले ही उस खड़ूस ने हालत खराब कर रखी है मेरी, कहते हुए आर्या मुंह ढककर सो गई। वाही फिर से हैरान सी आर्या को देख रही थी। वो उसका कंबल खींचते हुए बोली, क्या बोल रही है बेसाली, अंडरस्को सोने दून वह भी तुझे, अंडरस्को नेवर। चल ठीक है अभी सो जा, तेरी हालत देखकर तुझ पर तरस खाकर जा रही हूं, लेकिन तुझे तो मैं छोड़ने वाली नहीं हूं, समझी तू? ये सब जो कांड तू कर रही है ना, इसके लिए तो अंडरस्को। अरे सुन भी रही है कि नहीं? वाही ने उसका कंबल थोड़ा साइड किया। आर्या सो चुकी थी। ये देखकर वाही और झन्ना गई। किसी को मेरी कद्र ही नहीं है, कहते हुए वाही अपने पैर पटकते हुए वहां से शिवांश के वार्ड में चली गई। शिवांश बेड पर लेटा था। वाही उसके पास गई। शिवांश को देखकर कुछ देर के लिए वह रुक गई। शिवांश वाकई बेहद खूबसूरत बच्चा, जरूर इसके पापा मम्मा भी बहुत हैंडसम, स्माइलिंग फेस और खूबसूरत हो गए। वाही शिवांश का सिर सहलाते हुए बोली, शिवू आप बहुत अच्छे हो, लेकिन अब अंडरस्को, अब आर्या बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, आप खुद का ध्यान रखना। मैं कोशिश करूंगी कि वह कम से कम आपके साथ तो अच्छे से बिहेव करे। वो बुरी नहीं थी और ना ही ऐसी थी। इसमें सबसे बड़ी गलती आपके पापा की है और बॉ की, उसकी चुड़ैलों वाली संगत की। आपको पता है वह ना बहुत अच्छी थी, वो किसी को भी दर्द में नहीं देख सकती थी, लेकिन 5 साल पहले हुए उस हादसे ने उसे पूरी तरह से बदल कर रख दिया था। खैर बॉ की बातें हम बाद में करेंगे, अभी आप आराम करो। बाय शिवू।
और हो आप आर्या के बेटे हो चाहे ना हो, आई प्रॉमिस इन द फ्यूचर वह आपसे बहुत प्यार करेगी। अभी तो वह समा के भटकावे में आकर आपके साथ बुरा बिहेव करती है। वाही ने शिवांश के माथे पर एक लाइट किस किया और जाकर सोफे पर बैठ गई। उसने अभी अपने पैर भी नहीं जमाए थे कि कुछ काले कपड़ों वाले गार्ड्स बिना नॉक किए अंदर आ गए। वाही सोफे से उठी और उनकी तरफ बढ़ते हुए बोली, ओह अंडस्को, कौन हो तुम सब और यहाँ क्या करने आए हो? शिवू अंडस्को, उसके मन से अचानक आवाज आई। वो तुरंत शिवांश के बेड के आगे खड़ी हो गई और उन लोगों से बोली, मुझे अपने बारे में बता दो, नहीं तो मैं पुलिस को फोन करूंगी। पुलिस को फोन करने की कोई जरूरत नहीं है, यह मेरे गार्ड्स है। वाही ने सिर उठाकर उस तरफ देखा। वहां खड़े इंसान को देखकर ऑटोमेटिकली उसका मुंह खुल गया। इतना हॉट, स्मार्ट, हैंडसम, डेसिंग पर्सन उसने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा था। उसे देखकर वाही को ऐसा लग रहा था जैसे कोई कॉमिक कैरेक्टर उसके सामने आ गया हो। ये शिवाय माहेश्वरी है। हाँ, उसके अलावा और हो भी कौन सकता है। भले ही वाही आर्या की बेस्टेस्ट फ्रेंड थी, लेकिन अब तक वो शिवाय और शिवांश किसी से भी नहीं मिली थी। वैसे भी पिछले 2 महीने 10 दिनों से तो उन दोनों का झगड़ा ही चल रहा था। हो लेकिन उसने अखबार, न्यूज चैनल, मैगजीन में डॉक्टर शिवाय माहेश्वरी को देखा था। वाही अपने मन में बोली, यार ये कितना ओसम है यार, स्माइलिंग फेस, कहाँ से यह एक रेपिस्ट लगता है। पक्का इस पागल लड़की की आंखें खराब होंगी। इस जैसे माल को कौन रिजेक्ट करता है यार। किसिंग, मैं तो खुद ही इसके सामने सरेंडर कर देती। हाय, इसकी यह भूरी आंखें कितनी नशील है। मन कर रहा है इनमें धूप मरूं, और इसका ये चेहरा, आय हाय हाय, ये तो पूरा का पूरा कामदेव का अवतार लग रहा है मुझे। स्माइलिंग फेस। आर्या को कैसे ये पसंद नहीं आया? वो तो उस श्रेय के पीछे पागल हुई पड़ी है। अरे कोई जाकर बताओ उस लड़की को, पागल ही होना है तो इस आदमी के पीछे हो। ये तो सामने से और भी ज्यादा हॉट, हैंडसम और पता नहीं क्या क्या लग रहा है यार। अभी तो इसके लिए मुझे अपनी जान कुर्बान वाला गाना याद आ रहा है। शिवाय उसके सामने आकर शांत भाव से बोला, आप कौन? लेकिन वाही तो उसमें इस कदर खोई हुई थी कि उसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। शिवाय ने उसके सामने अपना हाथ वेव किया, लेकिन वाही को तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। शिवाय ने उसके आंखों के सामने चुटकी बजाई, जिससे वाही एकदम से होश में आए। उसने इधर उधर देखा और शिवाय से बोली, ज अंडरस्को जी डॉक्टर। शिवाय बोला, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूं? वाही एकदम से बोली, वाही अंडरस्को वाही सक्सेना। शिवाय बड़े ही सरल भाव से बोला, क्या मैं अपने बेटे से मिल सकता हूं? उसके ऐसे पूछने से वाही हड़बड़ी में सामने से हटकर वही सोफे पर बैठ गई। शिवाय उस डॉक्टर से शिवांश के बारे में सारी डिटेल्स ले रहा था, जिन्होंने अब तक शिवू को ऑपरेट किया था। उसने अपना कोट पहना और खुद शिवू को चेक करते हुए डॉक्टर की बातें सुनने लगा। अपने बेटे को हॉस्पिटल बेड में देखकर उसका दिमाग खराब हो रहा था। वह पक्का उस इंसान को नहीं छोड़ेगा जिसने उसके बेटे को छुआ है। लेकिन वो कहो जानता था कि आर्या तो पहले ही उनमें से एक का एक्सीडेंट भी कर चुकी है। शिवाय ही जानता था कि उसने कैसे खुद को कंट्रोल किया है। वाही सोफे पर बैठे शिवाय को देखे जा रही थी, क्योंकि उसे आर्या ने वार्निंग दी थी कि वो शिवू को अकेला ना छोड़े। वाही शिवाय की तारीफ किए बिना नहीं रह पाए। सच में कॉफी प्रोफेशनल है मिस्टर माहेश्वरी। अपने बेटे को ऐसी हालत में देखकर भी उन्होंने अपने इमोशंस को कितने अच्छे से कंट्रोल किया है। शिवाय शिवू को चेक करके वाही के सामने आकर बैठ गया। वह अपने मास्क और ग्लव्स उतारकर सामने टेबल पर रखते हुए बोला, मिस वाही, आपको शिवांश कहाँ मिला? और आप वहाँ क्यों गई थी? वाही ने हैरानी से उसे देखा, क्योंकि यह वही सवाल था जो आर्या ने उसे बताया था। उसने खुद के एक्सप्रेशन को छुपाया और जवाब में बोली, मुझे शिवू होटल पैराडाइज के रास्ते में मिल गया था। मैं वहाँ अपनी दोस्त को लेने गई थी। उसका एक्सीडेंट हो गया था। शिवाय ने अपने गार्ड को बुलाया और उससे कुछ कहा, जिसके बाद वह वहाँ से चला गया। शिवाय खड़ा हुआ और वाही की तरफ अपना हाथ बढ़ाकर बोला, मिस वाही, आपने मेरे बेटे को बचाया, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। अगर आपको कभी भी मेरी जरूरत पड़े तो बेझिझक कॉल कर लीजिएगा। वाही ने शिवाय को देखा, फिर उसके हाथ को। उसकी पतली लंबी अंगुलियों के बीच एक ब्लैक कलर का कार्ड था, जो दिखने में बहुत खूबसूरत लग रहा था। वाही खुद से बोली, ले लूं क्या? हो ले अंडरस्को ले, आफ्टर ऑल तेरे जीजू जो है स्माइल विद अ हेलो।
वाही ने ध्यान से बिना शिवाय के हाथ को टच हुए वह कार्ड उसके हाथों से ले लिए, क्योंकि कार में आर्या ने उसे पहले ही बताया था कि शिवाय को चिपकू लड़कियां बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वाही मुस्कुराते हुए बोली, जी अंडरस्कोर डॉक्टर, अब मैं चलती हूँ, मेरी दोस्त भी अकेली है। कहते हुए वाही वहां से ऐसे भागी जैसे उसके पीछे कोई भूत पड़ा हो। लेकिन जाते जाते दरवाजे पर उसने अपने कदमों को ब्रेक लगाया और मुड़कर शिवाय से बोली, डॉक्टर, हो सके तो शिवू की मम्मा को बुला लीजिए, क्योंकि जब यह मुझे मिला था तो ये होश में था और मुझे अपनी मम्मा समझ रहा था। मैं उसे कुछ एक्सप्लेन कर पाती उससे पहले ही यह बेहोश हो गया। कहकर वाही बिना टाइम वेस्ट किए वार्ड से बाहर भाग गई। उसके कदम सीधा आर्या के वार्ड में जाकर रुके। उसने जल्दी से डोर लॉक किया और चैन की सांस ली। वो कमजोर इंसान की तरह चलकर आर्या के बेड के सामने गई और उसके बगल में लेटते हुए बोली, मैं आज बहुत बुरी सिचुएशन में थी, अब मुझे आराम करने की सख्त जरूरत है। आफ्टर ऑल द शिवाय माहेश्वरी से झूठ बोलना किसी बॉर्डर पर जीती गई लड़ाई से कम है क्या? सो जा वाही सो जा, कहते हुए वाही आर्या के बगल में सो गई। शिवांश के वार्ड में अंडस्को शिवाय शिवू का हाथ पके उसके होश में आने का वेट कर रहा। अपने बेटे की ऐसी हालत देखकर उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि वो शिवू को प्रोटेक्ट तक नहीं कर पाया। शिवू के शरीर पर लगे घाव साफ बता रहे थे कि वह घाव जानबूझकर उसे दिए गए हैं। उसके पेट में अन्न का एक दाना नहीं था, पता नहीं कैसे उस छोटे से बच्चे ने अब तक ये सब सहा होगा। शिवाय की आंखें अपने बेटे की हालत पर नम थी। वह बता भी नहीं सकता था कि अभी उसे कैसा फील हो रहा है। इतनी पावर होने के बाद भी वो खुद को हेल्पलेस महसूस कर रहा था। वार्ड का दरवाजा नॉक हुआ। शिवाय ने अंदर आने को कहा तो वही गार्ड अंदर आया और सिर झुकाकर बोला, सर, होटल पैराडाइज से कुछ पहले एक मेजर एक्सीडेंट हुआ है। वहां पर एक और बॉडी मिली है, वो अभी जिंदा है। शिवाय बिना किसी भाव के बोला, मेरे बेटे को हाथ लगाने वाले हाथ मुझे सुबह तक चाहिए, किसी भी कीमत पर। गार्ड भी बिना किसी संकोच के बोला, जी अंडस्को संकोच मत करना। अब आगे अंडस्को शिवाय ने बेड पर लेटे शिवांश को देखा, जिसकी अंगुलियां हिल रही थी। शिवाय जल्दी से उसके सिर को सहलाते हुए बोला, शिवू अब कैसे हो आप? आराम से अंडस्को। शिवांश को पहले तो कुछ समझ नहीं आया, लेकिन शिवाय को देखकर वो तुरंत उठ बैठा। उसने पूरे कमरे को ध्यान से देखा, वह किसी को ढूंढ रहा था। शिवू को जब कोई नहीं दिखा तो उसने शिवाय की तरफ अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखा और अपनी प्यारी आवाज में बोला, पापा मम्मा कहाँ है? शिवाय उसके ऐसे उठ बैठ जाने से थोड़ा हैरान था। वो उसे डांटते हुए बोला, शिवू आपकी तबीयत सही नहीं है, आप अभी आराम करो। शिवू को पता चल गया था कि आर्या यहाँ नहीं है। उसकी बड़ी बड़ी आंखें आंसुओं से भर गई। वो रूधे गले से बोला, मम्मा शिवू को छोड़कर चली गई, लेकिन मम्मा ने तो मुझे प्रॉमिस किया था कि वो अब कभी भी मुझे छोड़कर नहीं जाएगी। पापा आप मम्मा को बुलाओ ना, मैं उनसे सॉरी बोलूंगा, फिर वह वापस शिवू के पास आ जाएंगी। शिवांश को अब रोना आ रहा था। उसने अपना चेहरा अपना हाथों में लिया और रोते हुए बोला, शिवू अच्छा बेबी नहीं है, शिवू ने मम्मा को नाराज कर दिया। शिवाय ने उसे चुप कराने की बहुत कोशिश की पर शिवांश उसकी सुन ही नहीं रहा था। शिवाय भी जानता था कि उसका बेटा उस घमंडी लड़की को अपनी मम्मा मानता है। शिवाय बोला, शिवू मम्मा यही है, वो बहुत थक गई थी इसलिए सोने गई है, और उन्होंने मुझे यहाँ आपका ध्यान रखने के लिए कहा है। शिवाय की बात सुनकर शिवांश एकदम से चुप हो गया। वो सिसकियों लेते हुए बोला, पापा आप मुझसे झूठ मत बोलिए, शिवू जानता है मम्मा शिवू को छोड़कर फिर से चली गई। शिवाय उसे गले लगाते हुए बोला, नहीं बेटा, पापा कभी झूठ नहीं बोलते, जानते हो ना आप, और भला मैं झूठ बोलूंगा भी क्यों आपसे? शिवांश चुप हो गया। वो अपने आंसू पोंछते हुए बोला, पापा आप सच कह रहे हो, मुझे मम्मा के पास जाना है, प्लीज ना पापा। शिवाय उसके आंसुओं से भीगे गालों को पोंछते हुए बोला, ठीक है अब रोना बंद करो। शिवांश बेड पर आलती पालती मारकर बैठ गया और शिवाय को देखने लगा। शिवाय ने बेबसी से अपना फोन निकालकर किसी को कॉल कर आर्या को शिवांश के वार्ड में शिफ्ट करने को कहा। शिवाय शिवू को खाना खिला रहा था तभी वार्ड का डोर नॉक हुआ। शिवाय ने अंदर आने को कहा। दरवाजा खुला और एक हॉस्पिटल बेड को उसके बॉडीगार्ड्स अंदर लेकर आए। शिवाय उन लोगों से कुछ बोलता उससे पहले बेड से वाही उठी और उस पर चिल्लाते हुए बोली, ये सब क्या है डॉक्टर?
मैंने आपके बेटे की मदद की और आप मुझे ही अंडरस्को हमें ही उठा लाए। आपने तो कहा था कि आप मेरी हेल्प करना चाहते हैं, और अब ये सब अंडरस्को आपके गार्ड्स हमें उठाकर लाए हैं। क्या मैं जान सकती हूँ क्यों? वही हॉस्पिटल बेड पर आलती पालती मारकर बैठी अपने हाथ बांधे गुस्से से उसे देख रही थी। शिवाय ने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला। आपने ही तो कहा था कि हो सके तो शिवांश की मम्मा को बुला लीजिए। तो अंडरस्को वही बीच में बोली, तो शिवू की मम्मा को बुलाने के लिए कहा था ना कि मुझे और मेरी दोस्त को परेशान करने के लिए। वह तो अभी मेरी दोस्त सोई है, वरना आप जानते भी नहीं है वो आपका क्या हाल करती। उस पर तो आपके चार्म स्माइलिंग फेस का भी कोई असर नहीं होता। शिवाय को इतना बोलना और इतना बोलने वाले लोग दोनों ही बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। वह तो इस लड़की ने उसके बेटे को बचाया था, बस इसलिए वह अभी तक चुप था। लेकिन अब उसका दिमाग खराब होने लगा था। उसे माथे की नशे चढ़ने लगी, जो वाही ने अच्छे से नोटिस कर लिया, और वह एकदम चुप होकर आराम से सो रही आर्या से किसी बंदर के बच्चे की तरह चिपक कर लेट गई। शिवाय ने देखा कि वाही चुप हो गई है तो वह बोला, मिस वाही, यह जो आपके बगल में सो रही है ना, यही मेरे बेटे की माँ है। क्या आपकी दोस्त ने आपको बताया नहीं? शिवाय तंज भरे लहजे में बोला। तो वाही कहो कम थी, वह भी उसी अंदाज में बोली, बताया तो था, लेकिन। कहते हुए उसने उचककर शिवाय को देखा, फिर बोली, इसने तो बताया था कि इसका पति इस लायक भी नहीं है कि मैं उसे देखूं। लंगूर जैसी शक्ल, दिमाग के नाम पर भूसा भरा हुआ है, और उसकी शक्ल देखकर ही मुझे उल्टी आती है। तो तू उसे देखकर क्या करेगी? मैं नहीं चाहती कि उसकी शक्ल देखकर तेरी जिंदगी मनहूस हो जाए। फिर मैंने उससे पूछा था कि मनहूस तो दिन होता है ना, फिर मेरी जिंदगी कैसे हो जाएगी? तो इसने कहा था कि अरे उसकी शक्ल ही इतनी भयानक है कि दिन भी कम पड़ जाएगा उसके मनहूस होने के लिए। अब आप ही बताइए डॉक्टर, जिसकी बीवी ही उसके बारे में ऐसी तारीफ करे तो उससे मिलने का मन कैसे होगा? वाही ने शिवाय की बेइज्जती पूरी इज्जत के साथ कर दी थी। उसने शिवाय का चेहरा देखने की कोशिश भी नहीं की, क्योंकि वह जानती थी अगर उसने अभी उसे देखा तो कहीं वो अपनी औंखें ही ना खो दे। वाही आर्या से चिपके हुए ही बोली, सॉरी डॉक्टर, पर मुझे आपकी बातों पर बिलीव नहीं हो रहा है, तो मैं अपनी दोस्त को छोड़कर नहीं जाने वाली हूं। शिवाय को अभी इतना इतना गुस्सा आ रहा था कि उसकी बंधती मुट्ठियों में हड्डियों के चटकने की आवाज वाही साफ साफ सुन पा रही थी। आखिर शिवाय अपने लुक्स को लेकर बहुत कॉन्शियस था। तभी एक धाम अंडरस्को की आवाज के साथ कुछ गिरा। शिवाय और वाही ने उस तरफ देखा तो पाया कि शिवू अपने बेड से आर्या के बेड पर कूद गया है। ये देखकर शिवाय अपना गुस्सा भूलकर उससे बोला, यह क्या हरकत है शिवांश? वैसे ही आपको इतनी चोट लगी है, ऊपर से तुम ऐसे बंदरों बंदर की तरह उछल कूद कर रहे हो। चलो नीचे उतरो। शिवांश भी जल्दी से आर्या से ठीक वैसे ही चिपक गया जैसे वाही चिपकी थी। वो बोला, नो पापा, शिवू आज मम्मा के साथ ही सोएगा। कहते हुए उसने घूरकर वाही को देखा, जैसे कह रहा हो यह मेरी मम्मा है तो तुमसे ज्यादा मेरी है। वाही भी वैसे ही उसे औंखों में बोली, तो मेरी भी दोस्त है, मैं भी कहीं नहीं जाने वाली। शिवांश वाही से बोला, आंटी यह पापा की जगह है, आप उठो यहां से। शिवाय ने अपने बेटे को देखा, फिर वाही को, फिर जैसे वो सोई थी उस पोजीशन को। वाही का एक पैर आर्या के ऊपर था और हाथ से उसने आर्या की कमर को टाइटली पकड़ा था। ये देखकर उसे अपनी कल की रात याद लगी। पल भर के लिए ही उसके गाल शर्म से लाल होने लगे, लेकिन जैसे ही वह होश में आया उसने खुद के इमोशंस को अच्छे से छिपा लिया। वाही शिवू को चिढ़ाने के लिए बोली, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, और मैं तुम्हारी मासी हूं। एक और बात, मुझे तुम्हारे पापा पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। वैसे भी डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हारी मम्मा को तुम्हारे पापा कम से कम 10 दिनों तक नहीं छू सकते। उसकी इस बात पर दोनों बाप बेटे कंफ्यूज्ड एक्सप्रेशन के साथ उसे देखने लगे। वाही उन दोनों को देखकर मन में बोली, हाय अंडरस्को, क्या लग रहे हैं अभी दोनों एकदम बाप बेटे। चल चल अब लड़ाई मोड में आ अंडरस्को। वाही शिवाय को देखकर अपनी आईब्रोज उठाते हुए बोली, अभी तो आप कह रहे थे कि यह आपकी बीवी है, अब आपको मेरी बात समझने में इतना टाइम क्यों लग रहा है? क्या आपको नहीं पता है कि कल रात आपकी बीवी कहाँ थी, मिस्टर माहेश्वरी अंडरस्को? शिवाय ने वाही को देखा जिसके चेहरे पर मिले जुले भाव थे। कल रात कहाँ थी से इसका क्या मतलब है, और इससे आर्या की तबीयत का क्या लेना देना है? इन दोनों सवालों के अपनी सही जगह पर फिट होते ही शिवाय को कल रात की बातें याद आई।
उसने हैरानी से वाही को देखा। वाही के होठों पर एक डेविल स्माइल थी। वो बोली, मुझे लगता है आप सब समझ गए हैं, तो मैं आपको किसी भी कीमत पर यहाँ नहीं सोने देने वाली। कहते हुए वाही भी सो गई। शिवू तो बातें करते करते पहले ही सो चुका था। शिवाय ने एक नज़र उन तीनों को देखा। उसकी नज़र आर्या की नेक पर गई, जहां उसके दिए लव बाइट के निशान साफ दिख रहे थे। शिवाय ने तुरंत अपनी नज़र फेर ली। वो वहाँ शिवांश के बेड के पास जाकर लेट गया। उसके दिमाग में कल की पूरी रात घूमने लगी। उसने किसी तरह अपने दिमाग से वो सब निकाला और सो गया। अगली सुबह अंडस्को आर्या की आंखें खुली। वो उठने को हुई तो उसे अपने ऊपर कुछ महसूस हुआ। उसके दिमाग में शिवाय का ख्याल आया। उसने तुरंत अपनी आंखें खोलकर देखा। उसने ये देखकर चैन की सांस ली कि उसके ऊपर जो भार था वह वाही का था। उसने धीरे से उसका हाथ अपने ऊपर से हटाया और उठकर बैठ गई। आर्या को अपने सामने वाही को देखकर इतनी खुशी हो रही थी कि उसकी आंखें आंसुओं से भर गई। उसने एक बार कसकर वाही को गले लगाया। इतनी जोर से गले लगाने से वाही कसमसाने लगी। आर्या उससे अलग हुई। उसने एक स्माइल के साथ खुद को गुड मॉर्निंग विश किया। वो बेड से उतरने को हुई तो उसकी नज़र शिवू पर गई। कुछ देर के लिए वह वैसी ही रही। उसने पूरे वार्ड को ध्यान से देखा। यह उसका वार्ड नहीं था जिसमें वह कल थी। बिना शिवाय की परमिशन के तो वो शिवांश के साथ नहीं पहुंचेगी। तो क्या शिवाय भी यहाँ है? उसे उससे बात करनी होगी कि उसकी माँ जिसे वह इतना प्यार करता है वो उसकी सबसे बड़ी दुश्मन है, और भी कोई है जो उन पर नजर रखे हुए है। वो उसकी मदद करना तो नहीं चाहती थी, पर अंडस्को वह अपने बेटे को लेकर इन सब से दूर जाना चाहती थी, जहां वह, उसका बेटा वाही और वे भी आर्या की सगी बहन होंगे। आर्या ने पूरे वार्ड में नजर घुमाए। तभी डोर ओपन हुआ। एज एक्सेप्टेड शिवाय दरवाजे से अंदर आया। उसने आर्या को देखा जिसके हाथ उसके बेटे की तरफ बढ़ रहे थे। शिवाय ने हवा की तेजी से उसके हाथ पकड़ लिए ताकि वो शिवू को कोई नुकसान ना पहुंचा सके। आर्या ने सिर उठाकर उसे देखा। शिवाय धीरे से बोला, नीचे उतरो अंडस्को। आर्या ने आईब्रो उठाकर उसे देखा। शिवाय ने बिना ज्यादा बहस किए उसे उसकी कमर से पकड़कर उठाया और वार्ड से अटैच बालकनी में उसे उतारा। आर्या गुस्से से बोली, यह क्या बदतमीजी है? शिवाय वह रखे कुशन पर बैठते हुए बोला, बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। आर्या तो पहले ही उस कुशन पर खुद को समेटकर आराम से आंख बंद कर लेट चुकी थी। शिवाय चिढ़कर बोला, मैंने कहा ना मुझे तुमसे बात करनी है, तुम सुन क्यों नहीं हो? आर्या वैसे ही सोए हुए बोली, हाँ मैं सुन रही हूं। शिवाय बोला, तुम शिवांश से अच्छे से बिहेव किया करो। आर्या बोली, और मैं ऐसा क्यों करूं? शिवाय ने एक गहरी सांस ली और बोला, जो तुम चाहो वह मांग सकती हो, बस शिवू के साथ अच्छे से पेश आना। ये सुनकर आर्या एकदम से सीधी बैठ गई। आर्या उसे गौर से देखते हुए बोली, क्या तुम्हें लगता है मैं तुमसे कुछ मांग सकती हूँ? है क्या तुम्हारे पास जो मेरे पास नहीं है? शिवाय ने भी उसकी तरफ देखा हो। ऐसा कुछ नहीं था जो आर्या के पास नहीं था। वो बोला, मैं तुम्हें सोचने के लिए टाइम नहीं दे सकता, अभी यही फैसला करो। अब आगे अंडस्को आर्या शिवाय को गौर से देख रही थी। तब उसके दिमाग में कुछ आया। वो शक भरी नजरों से शिवाय को देखते हुए बोली, आज तुम मुझ पर इतना मेहरबान कैसे हो रहे हो? नहीं तो हर बार तो तुम मेरे किसी अपने को गन पॉइंट पर लेकर ये सब मुझसे मनवाते हो। शिवाय एक गहरी सांस लेकर बोला, सही कहा तुमने, मैंने सोचा था कि तुमसे अच्छे से बात करूंगा तो तुम भी मेरे बेटे से अच्छे से पेश आओगी, लेकिन तुम्हें ये सब अच्छा कहाँ लगता है? फिर भी अंडस्को मैं तुम्हें एक आखिरी चांस दे रहा हूं, जो चाहती हो मांग लो, तुम्हें सब मिलेगा। आर्या कुशन पर आराम से टेक लगाकर बैठते हुए बोली, वो जो तुम्हारा इंटरनेशनल बैंक कार्ड है ना, वो कैसा रहेगा इन सब के लिए? शिवाय की आंखें हैरानी से फैल गई। ये बात तो उसने किसी को भी नहीं बताई थी कि उसने इंटरनेशनल बैंक कार्ड भी बनाया है, वह भी बनकर कल ही उसके पास पहुंचा था। यह एक स्पेशल कार्ड है जो उसने खासतौर पर मंगवाया था। उसके लिमिट अनलिमिटेड थी। ये कार्ड उसने अपनी वाइफ के लिए बनवाया था, जो कि दीव बनने वाली थी, और वह उसके बेटे का अच्छे से ख्याल रखने वाली थी। उसकी नज़रों में आर्या उसके चेहरे के भावों को इग्नोर कर उससे बोली, जल्दी बको, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है वेस्ट करने के लिए। शिवाय को पहला तो उसके बोलने के लहजे पर गुस्सा आया, लेकिन अभी जरूरत उसकी थी, इसलिए उसने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना फोन उठाता है और अपने असिस्टेंट को कॉल कर बोला,
मेरा इंटरनेशनल बैंक कार्ड लेकर तुरंत मेरे हॉस्पिटल आओ। दूसरी तरफ से उसके असिस्टेंट यानी करण की आवाज आए, जी सर मैं आ जाऊंगा, लेकिन कौन से हॉस्पिटल? शिवाय गुस्से से बोला, मेरे यहाँ कितने जो हॉस्पिटल है, बेवकूफ। उसकी इस बात पर उसका असिस्टेंट एकदम खामोश हो गया और आर्या भी उसे देखने लगी। शिवाय को महसूस हुआ कि आर्या उसे देख रही है। उसने पलटकर देखा तो आर्या अजीब से एक्सप्रेशन लिए उसे ही देख रही थी, जैसे किसी पागल को देख रही हो। शिवाय झल्लाकर बोला, अब क्या है? बदले में आर्या ने अपने कंधे उचका दिए। शिवाय को फोन से अपने असिस्टेंट की आवाज आई, सर अभी हम मुंबई में हैं और यहाँ आपके बहुत सारे हॉस्पिटल हैं, क्या आप नाम बता सकते हैं? शिवाय को अब जाकर अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने एक नजर आर्या को देखा जो अपना मुंह छुपाए हंस रही थी। शिवाय उसे घूरते हुए बोला, हेल्थ केयर हॉस्पिटल। आर्या बिना कुछ कहे उठकर अंदर चली गई। शिवाय जाती हुई आर्या की पीठ को देख रहा था, उसकी हाथ की मुट्ठी कस गई। वह खुद से बोला, इस लड़की को हो क्या गया है? इसे कैसे पता चला कि मैंने कार्ड बनाया है? अब ये पहले से थोड़ी अलग हो गई है, शायद ज्यादा चालाक। अब तो मुझे इससे कुछ अलग ही वाइब्स आ रही है। शिवाय संभलकर अंडरस्को तुझे अब और भी चौकन्ना रहना होगा। शिवाय उठा और अंदर आने के लिए मुड़ गया। अब तक आर्या फ्रेश होकर बाहर आ गई थी। अब अपने ससुराल जाना था तो उसने येलो कलर की प्रिंटेड साड़ी के साथ व्हाइट फुल स्लीव ब्लाउज पहना था। खुले बाल, आर्या बेहद खूबसूरत लग रही थी। वो अपने आप को ठीक करने लगी, तभी किसी ने उसे पीछे से हग कर लिया। आर्या पहले तो फ्रीज हो गई, लेकिन फिर एक जानी पहचानी खुशबू आई, जिससे उसके होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। वो बोली, सुबह सुबह इतना प्यार। पीछे से वाही अपना सिर उसके कंधे पर टिकते हुए बोली, मैंने तुझे बहुत मिस किया यार। मुझे ही पता है मैं कैसे तेरे बिना इतने दिनों तक रही। पेंसिव फेस। उसकी बात सुनकर आर्या की आंखें नम हो गई। उसने कितना मिस किया था इस लड़की को। जब उसे दीव मारती थी तब उसे वाही की उसके लिए पॉजिटिवनेस याद आती थी। वाही उसके लिए किसी से भी लड़ जाती थी। जब वह दोनों 10 क्लास में थी तब आर्या से एक लड़का जानबूझकर टकरा गया था और फिर आर्या से ही लड़ने लगा था। उसने पूरी क्लास के सामने उसे धक्का देकर उसे जमीन पर गिरा दिया था। तब आर्या को समझने में थोड़ा समय लग गया था, जिससे वह उस लड़के को जवाब नहीं दे पाई थी। जब तक उसे समझ आया तब तक पूरी क्लास उस पर हंस रही थी। इतने में उसके किसी क्लासमेट ने वाही को इस बात की खबर दे दी थी। वाही को हॉकी खेलना बहुत पसंद था, इसलिए वह ज्यादा टाइम हॉकी प्रैक्टिस करते हुए ही नजर आती थी। वाही गुस्से से अपनी हॉकी स्टिक के साथ क्लास में एंटर हुई। उसने आर्या की तरफ जाते वक्त उस लड़के को जोर से धक्का मार दिया और खुद आर्या को उठाते हुए बोली, तुमसे कितनी बार कहा है, इन सभी से लड़ाई करो ना कि ऐसे बैठकर रोया करो। वाही कराटे और मार्शल आर्ट्स की बेस्ट स्टूडेंट थी। उससे लड़ाई में जीत पाना लगभग नामुमकिन था। वाही पूरी क्लास की तरफ देखते हुए बोली, अगली बार अगर आर्या को किसी ने छुआ भी तो ना समझ लेना कि वह दिन उसका इस स्कूल का आखिर दिन होगा। पूरी क्लास एकदम से शांत हो गई। वाही उस लड़के की तरफ देखते हुए बोली, ये जो तुमने किया है ना, उसकी सजा के लिए तैयार रहना। वाही उस लड़के को धमकाकर आर्या को लिए वहां से चली गई। उसके बाद वाही ने उस लड़के को तब तक परेशान किया था जब तक वो स्कूल छोड़कर चला नहीं गया। आर्या वर्तमान में आए। वाही बोली, आरू तुझे शिवू के साथ अच्छे से बिहेव करना चाहिए। उसके बाप के किए की सजा तुझे उस मासूम को नहीं देनी चाहिए। माना कि डॉक्टर माहेश्वरी ने जो किया वह गलत था, लेकिन उसके लिए तू उन्हें सजा देना उनके बच्चे को क्यों टारगेट कर रही है? उसकी बात पर आर्या हैरान होते हुए बोली, ये सब तू क्या बोल रही है वाही? आई एम श्योर ये सब तुझे उस कमीने ने बताया होगा ना? वाही धीरे से बोली, उसने बताया नहीं, मैंने सुन लिया। आर्या बेबसी से बोली, तुझे भी मुझ पर भरोसा नहीं है ना? मैंने ये सब नहीं किया। आखिर मैं इतनी भी गिरी हुई नहीं हूं कि शिवाय से बदला लेने के लिए उसके बेटे को टारगेट करूं। मुझे तुझसे यह उम्मीद नहीं थी वाही। तू तो मुझे सबसे अच्छे से जानती है, फिर भी अंडरस्को और जब तू मुझे जानते हुए ये सब सोच सकती है तो मैं उस शिवाय से क्या ही उम्मीद रखूं? आर्या ने वाही के हाथों से खुद को छुड़ाया और उससे कुछ दूर खड़ी हो गई। उसे बुरा लग रहा था कि उसकी दोस्त भी उसे गलत समझ रही है। उसे लगता है कि उसने शिवू को किडनैप किया था। भला वह ऐसी हरकत क्यों करेगी? वाही खुशी से चहकते हुए उसके सामने आकर बोली, मुझे पता था कि तू कभी भी ऐसी हरकत नहीं करेगी।
भले ही सामने तेरा सबसे बड़ा गुनाहगार ही क्यों ना हो। वाही का मुस्कुराता चेहरा देखकर आर्या अपना गुस्सा भूल गई और उसे झट से गले लगाकर बोली, सॉरी यार, मुझे तुमसे झगड़ा नहीं करना चाहिए था, वो भी उस बेस्टेड के लिए। वाही उसे खुद से दूर कर उसे ऊपर से नीचे घूरते हुए बोली, तू सॉरी बोल रही है सीरियसली? तू अंडरस्को अब तो तुझे माफ करना ही पड़ेगा, लेकिन एक शर्त पर। अंडरस्को उंगली से दाहिनी ओर इशारा बोल, मंजूर है? आर्या तुरंत उसके हाथ की अंगुली को अपनी अंगुली में लेते हुए बोली, मंजूर है। वाही हैरानी से बोली, मान गई? इतनी जल्दी? अंडरस्को आर्या उसके गाल खिंचते हुए बोली, अब गलती मेरी थी तो मुझे कोई भी सजा मंजूर है। वाही खुशी से उसे साइड हग करते हुए बोली, भूलना मत, चल अभी मैं चलती हूँ, कल से तेरे पति के चक्कर में यही पड़ी हूँ। घर से 20 बार कॉल आ गया है, तू जानती तो है सब। आर्या उससे छोड़ते हुए बोली, हाँ ठीक है, जा तू। वाही ने अपना सारा सामान बटोरा और दरवाजे की तरफ बढ़ गई कि झट से दौड़कर वापस आई और जोर से आर्या को हक करते हुए उसके गाल पर किस करते हुए बोली, आई लव यू मेरी जान, वापस मेरी जान बनने के लिए। आर्या कुछ जवाब दे पाती उससे पहले ही किसी की गुस्से भरी आवाज कमरे में आए, अंडरस्को अब आगे अंडरस्को। शिवांश गुस्से से बेड पर अपने हाथ कमर पर रखे वाही को ही घूर रहा था। वो गुस्से से बोला, डोंट यू डेयर मासी, आप कैसे मेरी मम्मा को किस कर सकती है? दूर हटिए उनसे, मैंने कहा था ना आपसे। वाही तुरंत अपने हाथ ऊपर कर पीछे हटते हुए बोली, सॉरी चैंप, पर मुझे किस तो करना ही होता है, अब तुम इसे मेरी बीमारी समझो या फिर आदत। शिवांश बोला, जो भी हो आप मम्मा को किस नहीं कर सकती बस। वाही जैसे उसे कुछ आइडिया आया हो वैसी एक्टिंग करते हुए बोली, आइडिया? अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी मम्मा को किस ना करूं तो अंडरस्को। शिवांश अपनी आईब्रो उठाते हुए बोला, तो अंडरस्को? वाही अपने हाथ पीछे कर उसकी तरफ बढ़ते हुए बोली, तो ये कि अब से मासी शिवू को किस करेगी, क्योंकि शिवू को तो पसंद ही नहीं है ना कि मैं उनकी मम्मा को किस करूँ। कहते हुए वही ने उसके गोल गोल गुस्से से फूले गालों को किस कर लिया। शिवांश की आंखें बड़ी हो गई। वह वहीं से बोला, लेकिन अंडरस्को। वही वहां से जाते हुए बोली, कुछ भी कहना से पहले सोच लेना, मैं तुम्हारी मम्मा को भी किस कर सकती हुआ। वो दरवाजा खोलकर रुकी। वो पीछे मुड़ते हुए बेड पर परेशान खड़े शिवांश को देखकर बोली, क्या तुम इसलिए परेशान हो कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड को पता चल जाएगा कि मैंने तुम्हें किस किया है? उसकी बात पर आर्या और शिवांश दोनों एक साथ बोले, क्या? शिवांश एक ऊंचे खानदान का बच्चा था तो उसे बचपन से ही बहुत कुछ सिखाया गया था। उसकी उम्र के बाकी बच्चों से शिवांश को काफी कुछ चीजें उनसे ज्यादा पता थी। उसे गर्लफ्रेंड के बारे में ज्यादा तो नहीं, पर इतना पता था कि गर्लफ्रेंड एक ऐसी दोस्त होती है जिसे हम अपनी माँ जितना या उसके आसपास जितना प्यार करते हो, और शिवांश तो अपनी माँ से प्यार पाने के लिए ना जाने कितना कुछ किया करता था। तो उसने पहले ही सोच लिया था कि एक बार उसे उसकी माँ का प्यार मिल जाए, उसके बाद तो वह इतना सब कुछ कभी भी किसी के लिए बिल्कुल भी नहीं करेगा। उसकी जिंदगी में फिलहाल उसकी माँ के अलावा कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं था। वाही मुस्कुराते हुए बोली, देखो जरा इसका चेहरा कितना परेशान लग रहा है। इसका मतलब तो एक ही हो सकता है ना कि मिस्टर शिवांश माहेश्वरी अपनी गर्लफ्रेंड से डर रहे हैं, उसने मजाकिया अंदाज में कहा। ये सुन शिवांश और आर्या दोनों एक दूसरा को देखने लगे। शिवू आर्या की आंखों में अपने लिए सवाल देखकर जल्दी से बोली, नो मम्मा, ऐसा कुछ नहीं है, मासी तो बस ऐसे ही बोल रही है ना मासी? उसने दरवाजे की तरफ देखा जहां वाही नहीं थी। शिवांश समझ गया कि वाही उससे बदला लेकर भाग गई है। उसने मायूस चेहरा बनाकर आर्या को देखा और अपनी प्यारी आवाज में बोला, मम्मा ऐसा कुछ नहीं है। आर्या ने शिवांश के परेशान चेहरे को देखा, उसकी हंसी छूट गई। वह हंसते हुए शिवांश के पास आई और उसका चेहरा अपने हाथों में लेते हुए बोली, तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो? अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड है भी तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। शिवांश बोला, लेकिन मुझे है, मुझे आपके सिवा कोई और नहीं चाहिए। ऐसा क्या? कमरे में किसी तीसरे की आवाज आई। दोनों ने मुड़कर देखा तो शिवाय बालकनी के दरवाजे से टेक लगाकर खड़ा शिवांश को ही घूर रहा था। शिवाय को अपने असिस्टेंट का कॉल आ गया था, जिससे बात करने के लिए वो अभी तक बालकनी में था, और जैसे ही उसका फोन कट उसे अपने बेटे की आवाज सुनाई दी जो अपनी मम्मा मिलने के बाद अपने पापा को बिल्कुल भूल ही गया था।
शिवांश एक बार फिर अपनी पुरानी वाली सिचुएशन में फंस गया था। वो तो अपनी मम्मा को इम्प्रेस करना चाह रहा था। उसे क्या पता था शिवाय उसकी बात सुनकर लेगा। वो रोनी सूरत बनाकर शिवाय को देखने लगा। शिवांश आंखों के इशारे से शिवाय से बोला, पापा प्लीज, कितनी मुश्किल से तो मम्मा शिवू के पास आए हैं और आप उन्हें शिवू से दूर करने भी आ गए। शिवाय भी उसे आंखों ही आंखों में बोला, अच्छा बेटा, मम्मा आ गई तो पापा को भूल जाएगा क्या? शिवांश अपनी दोनों आईब्रोज को आपस में जोड़ते हुए बोला, यार पापा आप तो जानते ही हो ना, फिर भी ऐसे बच्चों जिसे रिएक्ट क्यों कर रहे हो? यू नो ना हु मच आई लव यू। उसकी इस बात को समझते ही शिवाय ना चाहते हुए भी मुस्कुराने लगा। वही आर्या तो इन दो बाप बेटे की आंखों की बातें समझने की कोशिश कर रही थी कि जब उसकी नजर शिवाय के मुस्कुराते चेहरे पर गई, वह हैरानी से अपने मन में बोली, ये साइको हंसता भी है। अपनी पूरी 8 साल की बीती जिंदगी में उसने कभी भी इस इंसान के होठों पर मुस्कान का एक कतरा तक नहीं देखा था, ना ही मन से और ना ही बेमन से। आर्या हैरानी से बाहर आए और शिवांश को अपनी गोद में लेते हुए बोली, चलो अब घर चलते हैं। मैंने तो घर में किसी को बताया भी नहीं है कि तुम मिल गए हो। इससे पहले कि वो दोनों माँ बेटे हॉस्पिटल वार्ड से बाहर जाते शिवाय उन्हें रोकते हुए बोला, मुझे अभी तुमसे कुछ बात करनी है। शिवू बेटा, आप थोड़ी देर करण के साथ चले जाओ, वो आपको नाश्ता करा देंगे। शिवांश अभी जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन उसके पापा ने अभी उसका साथ दिया था तो अब उसकी बारी थी। शिवांश आर्या की तरफ मुड़कर अपने हाथों में उसका चेहरा लेते हुए बोला, शिवू अभी आ जाएगा मम्मा, आप पापा से घबराना मत। अगर उन्होंने आपको डांटा तो आप मुझे बता देना। कहते हुए उसने एक नज़र शिवाय को देखा जो आंखें छोटी कर उसे ही देख रहा था। शिवांश ने एक वार्निंग वाला लुक शिवाय को दिया, जैसे कह रहा हो, मेरी मम्मा को परेशान मत करना और डांटना तो बिल्कुल भी मत, वरना आपको शिवांश माहेश्वरी से डील करनी पड़ेगी। शिवाय मन में बोला, मेरा बेटा और मुझी से मियाऊं, इसे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। देखो तो कैसे चिपका पड़ा है इस नकचई लड़की से, जैसे यही इसकी असली मम्मा हो। शिवाय दरवाजा खुलने की आवाज से होश में आया। दरवाजे पर करण खड़ा था। वह भी आर्या को इस तरह शिवांश के साथ देखकर हैरान था। वो उन्हें देखते हुए ही शिवाय की तरफ बढ़ा। उसने वह कार्ड शिवाय को दिया और बिना कुछ पूछे शिवांश को लेकर वहां से चला गया। शिवाय आर्या के सामने जाकर खड़ा हो गया। आर्या ने उसे देखा। शिवाय सख्त आवाज में बोला, तुम होटल पैराडाइज क्यों गई थी? आर्या मुस्कुराते हुए बोली, कमाल है ना मिस्टर माहेश्वरी, आपकी बीवी का एक्सीडेंट हो गया और आप उसकी तबीयत को छोड़कर उससे ये पूछ रहे हैं कि वह कहाँ गई थी? शिवाय गुस्से से बोला, जितना पूछा है उतना जवाब दो समझी। आर्या बेफ्रिक होकर अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए बोली, मेरे मेहनत की कमाई। शिवाय को अभी इतना गुस्सा आ रहा था कि वह बिना टाइम वेस्ट किए अपने सामने खड़ी इस लड़की का मुंह तोड़ दे, लेकिन उसने अपने गुस्से को दबा लिया और अपनी जेब से एक चमचमाता गोल्डन ब्लैक कार्ड निकालकर उसके हाथ में रख दिया। आर्या उसके हाथ से कार्ड लेते हुए उसे घूरते हुए बोली, जैसे मैं रुकी हूं कि कब तुम आओगे और मेरा मुंह तोड़ोगे। हाथ तो लगाकर दिखाओ, हाथ ना तोड़ दूं तुम्हारा। कहते हुए आर्या गुस्से से वहां से जाने के लिए मुड़ी कि उसे दरवाजे पर लगा छोटे से मिरर से एक जाना पहचाना चेहरा दिखा। वो वापस पैर पटकते हुए आकर शिवाय के सामने खड़ी हो गई। शिवाय तो ये सोचने में बिजी था कि आखिर उसके मन की बात इस नकचई लड़की को कैसे पता चल गई। तभी उसे अपनी गर्दन पर कुछ रेंगता हुआ सा महसूस हुआ। उसने सर उठाकर देखा तो सामने का नजारा देखकर उसकी आंखें बाहर आने को हो गई। सामने आर्या मुस्कुराते चेहरे के साथ बोली, थैंक यू डियर। कहते हुए आर्या अपने पंजों के बल उचकी और शिवाय के गालों पर किस कर उसके गले में अपने हाथ लपेटकर प्यार से मुस्कुराते हुए बोली, मैं वहां क्यों गई थी, क्या करने गई थी, ये तो मुझसे बेटर तुम जानते हो। क्यों अभी तक तुम्हें नहीं पता कि होटल पैराडाइज में श्रेय भी रुका है? शिवाय तो आर्या के ऐसे बिहेवियर से शौक में था। यह नकचई लड़की तो उसके आसपास भी ना भटके और अभी वह उससे कितना चिपक रही थी, जैसे तो उससे जन्म जन्मातर से नागिनों सांप ड्रैगन वाला प्यार करती हो। शिवाय के चेहरे पर तो कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, लेकिन उसके अंदर अभी सिर्फ सवाल ही चल रहे। उसने आर्या की आंखों में देखा जिनमें एक शैतानी स्मर्क था। शिवाय कुछ समझ पाता उससे पहले वह एक लड़की की गुस्से भरी आवाज गूंजी, शिवाय अंडरस्को। शिवाय ने डोर पर खड़ी दीव को देखा जो गुस्से से उसे घूरे जा रही थी।
शिवाय ने आर्या को खुद से दूर किया ही था कि दीव गुस्से से आर्या की तरफ बढ़ी और उसे अपनी तरफ पलटाकर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। लेकिन इससे पहले कि उसकी हाथ आर्या के गालों को छू भी पाता, आर्या ने फुर्ती से उसका हाथ पकड़ मरोड़ दिया। दीव दर्द और गुस्से से भर गई। वह अपने दांत पीसते हुए बोली, ये सब तूने जानबूझकर किया ना? मेरा शिवाय से दूर रह समझी, वरना तुझे कहीं अपनी जान ना गंवानी पड़े। ये बात उसने धीमे से कही थी ताकि शिवाय ना सुन सके। आर्या दीव के हाथ पर अपनी पकड़ कसते हुए बोली, शायद आप भूल रही हैं मिस दीव कि मैं एक आर्मी ऑफिसर हूं। और यह जिस बात के लिए आप मुझे सुना रही हैं ना, वह मेरा पति है। मैंने जो किया उसके मेरे पति के साथ किया। तुम्हारी तरह नहीं किसी दूसरे के पति पर नजर डालूं। तो अगर इसमें किसी को दूर रहना चाहिए तो वो तुम हो। कहते हुए आर्या ने एक झटके से दीव का हाथ छोड़ दिया। दिव खुद को संभाल नहीं पाई और सीधा जमीन पर जा गिरी। आर्या ने अपने बाल स्टाइल से झटके और अपनी हिल्स की टक टक करते हुए बड़े ही स्टाइल से वहां से बाहर चली गई। अब आगे अंडस्को शिवाय जल्दी से दीव को उठाते हुए बोला, दीव जैसा तुम समझ रही हो वैसा कुछ नहीं है। वो लड़की, यह सब उसने जानबूझकर किया। दीव शिवाय के सहारे खड़ी हुई। अपनी आंखों में नकली आंसू लिए शिवाय से बोली, शिवाय जो भी हो, लेकिन तुमने भी तो उसे खुद के इतने पास आने दिया ना। वो हर बार ऐसा करेगी और तुम तो उसे खुद से दूर भी नहीं करोगे। कहते हुए दीव अपना हाथ पकड़े रोते हुए वहां से निकल गई। शिवाय गुस्से से बोला, इसकी हिम्मत बहुत ज्यादा बढ़ गई है, इसे सबक तो सिखाना ही पड़ेगा। शिवाय भी अपनी मुट्ठियों भींचकर वार्ड से बाहर बढ़ गया। एक ब्लैक चमचमाती मर्सिडीज एक बड़े से मेशन में एंटर हुई। मेशन के चारों तरफ ब्लैक ड्रेस में गार्ड्स खड़े थे। कार आकर मेशन के एट्रेश पर रुकी। एक गार्ड ने जल्दी से आकर दरवाजा खोला। शिवाय बड़े स्टाइल से अपने बालों में हाथ फिराते हुए बाहर निकला। शिवांश भी सेम अपने पापा की तरह अपने बालों में हाथ फिराते हुए बाहर निकला। उन दोनों के बाद येलो सिल्क प्रिंटेड साड़ी में लहराते बालों के साथ आर्या कार से उतरी और तीनों मेशन के अंदर एंटर हुए। ये है माहेश्वरी मेशन, जाहिर सी बात है खूबसूरत तो होगा ही, साथ ही लग्जरियस भी। अंदर आते ही आर्या ने चारों तरफ नजर घुमाकर देखा। उसका शक सही था, पूरे मेशन पर नजर रखी जा रही है। उसे किसी के रोने की आवाज आने लगी। आर्या ने सामने देखा। सामने बड़े से हॉल के बीचों बीच सोफा सेट पर एक औरत रो रही थी। उनके बगल में एक आदमी बैठा उसे चुप कराने की नाकाम कोशिश कर रहा था। तभी किसी की रौबदार आवाज आई, जिसे सुनकर उस औरत का रोना एकदम से बंद हो गया। उन दोनों ने सिर उठाकर ऊपर देखा। सीढ़ियों पर एक उम्रदराज आदमी हाथ में छड़ी लिए उन्हें ही देख रहे थे। वो नीचे उतरते हुए बोले, बहू तुम तो ऐसे रो रही हो जैसे कोई मर गया हो। तुम इस खानदान की बहू हो, तुम्हें तो सभी को संभालना चाहिए, पर यहाँ तो तुम खुद को ही नहीं संभाल पा रही हो। आर्या इन सभी को जानती थी। वह रो रही औरत उसकी सासुआ श्री माहेश्वरी, उनके बगल में बैठे व्यक्ति उसके ससुर ओमित्य माहेश्वरी, जो उसे कुछ खास पसंद नहीं करते थे उसके शिवाय से जबरदस्ती शादी करने के कारण, और जो अभी श्री को डांट रहे थे वो शिवाय के दादा अमूल्य माहेश्वरी। उसे ये देखकर हैरानी हो रही थी कि पिछली जिंदगी में भी जब वह घर में एंटर हुई थी तब भी यही हाल था। उसकी सासुआ ऐसा ही तब भी रो रही, लेकिन तब फर्क ये था कि सामने शिवांश की बॉडी थी। इसका मतलब कि श्री शिवांश को मरा हुआ समझकर पहले से ही यह रोने धोने का नाटक कर रही है। कितनी बेशर्म औरत है। को आर्या ने नफरत से अपना मुंह मोड़ लिया। श्री अपना नाटक जारी रखते हुए बोली, मुझे पता है पापा जी, लेकिन मुझे शिवू की बहुत फ्रेक हो रही है। 1 हफ्ता हो गया है बेचारे को, पता नहीं कहाँ होगा, किस हाल में होगा। मेरा बच्चा, उसने खाना खाया भी होगा या नहीं। मुझसे अब और सब्र नहीं हो रहा पापा जी, हमें कड़े कदम उठाने चाहिए। उन्होंने अपने आंसू पोंछे और सोफे से उठ खड़ी हुई। उन्हें देखकर अभी कोई भी धोखा खा सकता था। वाह क्या एक्टिंग करती है आप सासुआ, आर्या धीरे से बोली, जो उससे कुछ ही दूरी पर खड़े शिवाय ने सुन लिया। श्री को महसूस हुआ कि कोई उनकी साड़ी को खींच रहा है। श्री ने नीचे देखा तो नीचे एक जानी पहचानी बड़ी बड़ी आंखों वाला बच्चा उनके पैरों से चिपका हुआ था। शिवांश प्यार से बोला, दादी मैं आ गया, आप रोइए मत। शिवांश को देखकर श्री के चेहरे पर हैरानी के साथ साथ अविश्वास भी था। वह हैरानी से बोली, ये जरूर मेरा सपना है, शिवांश यहाँ कैसे हो सकता। उनकी बात सुनकर सभी उन्हें घूरने लगे।
श्री जी होश में आए। उन्होंने ऐसा दिखाया जैसे उन्हें भरोसा ही नहीं हो रहा था कि शिवांश उनका सामने है। वह ओमित्य जी की बांह हिलाते हुए उनसे बोली, देखिए ना, मुझे हमारा शिवू दिख रहा है, क्या आपको भी वो दिख रहा है? ओमित्य ने उनके कंधे पर हाथ रखा और शिवांश के सामने बैठते हुए बोले, हमने आपको बहुत मिस किया हमारे बच्चे। शिवांश लोगों के इमोशंस को अच्छे से समझता था। वो अपने दादा के गले लगते हुए प्यार से बोला, अब तो मैं यही हूं, आप मुझे गले लगा सकते हैं। उसकी इस बात पर ओमित्य ने उसे गले लगा लिया। फिर शिवांश अपने परदादा जी की तरफ बढ़ते हुए बोला, दादू, क्या आपने शिवू को मिस नहीं किया? अमूल्य जी उसे गले लगाते हुए बोले, क्यों नहीं मेरे बच्चे, तुम तो बस गले लगो हमारे। श्री को अब जाकर यकीन हो गया कि वह कोई सपना नहीं देख रही है। उनकी मुट्ठियां कस गई। फिर भी वह अपना होठों पर मुस्कान लाते हुए बोली, शिवू, हमें माफ कर दो, आप इतने प्यार से हमारे पास आए और हमने सोचा कि हम सपना देख रहे हैं। शिवांश अमूल्य जी से दूर होकर उनके सामने आकर बोला, इट्स ऑफ दादी। श्री जी ने उसे गले लगा लिया कि शिवांश अचानक से चीख पड़ा। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में मोटे मोटे आंसू आ गए। श्री फिक्र भरे आवाज में उसे टटोलते हुए बोली, क्या हुआ शिवू, तुम चीखे क्यों? तभी शिवांश की एक बार और चीख निकल गई। आर्या जान गई थी कि श्री जानबूझकर शिवांश को वह छू रही है जहां उसे चोट लगी है। उसने किसी तरह अपने गुस्से को कंट्रोल किया और अपने से कुछ दूर खड़े शिवाय से बोली, कमाल है ना, जिसका बाप इतना निर्दयी है, इतना कठोर है, उसका बेटा कैसा नाजुक सा है। उसकी दादी ने उसे जरा जोर से क्या पका, वो तो इतनी जोर से चीखने लगा। शिवाय ने गुस्से से उसे देखा और अपने दांत पीसते हुए बोला, तुम्हें तो मैं बाद में देख लूंगा। शिवाय ने आगे बढ़कर श्री के गोद से शिवांश को ले लिया और बोला, शिवू अभी बहुत वीक है, इसलिए जरा जोर से पकड़ने पर उसे दर्द होने लगा और कोई बात नहीं है, कहकर शिवाय आगे बढ़ गया। वो 2-4 सीढ़ी ऊपर ही पहुंचा था कि उसे शिवांश की रुआसी आवाज सुनाई दी, शिवू को मम्मा चाहिए। शिवाय अभी ना चाहते हुए भी पीछे मुड़ा। उसने आर्या को देखा। उसके देखने भर से आर्या समझ गई कि शिवू उसे बुला रहा है, वरना यह आदमी तो कभी भी उसे ऐसे ना देखे। लेकिन वह वहां से हिली नहीं। शिवाय ने अपनी आंखें बंद की और एक गहरी सांस लेते हुए अपने गोद में बैठे उस छोटे बच्चे की तरफ देखा। शिवांश हल्के से उसकी गोद में खड़ा होकर आर्या से बोला, मम्मा अंडस्को अंडस्को। उसके इस तरह बोलने पर सभी लोग आर्या की तरफ देखने लगे। वहां सभी को पता था कि आर्या शिवाय और शिवांश दोनों को पसंद नहीं करती है, इसलिए ही तो उसने शिवाय से शादी की थी। आर्या को आगे बढ़ते देख सभी हैरान थे। ये पहली बार था जब शिवांश के ऐसे बुलाने पर आर्या आए हो। आर्या को देखकर श्री ने अपने चेहरे पर एक फेक मुस्कान सजा ली। आर्या भी उनकी तरफ देखकर मुस्कुरा दी। लेकिन जैसे ही आर्या श्री के सामने से गुजरी, श्री ने तुरंत अपना पैर आगे बढ़ा दिया। आर्या अपने मन में बोली, ओ डियर सासुआ, ये सब पेतरे अब पुराने हो गए हैं, आज थोड़े नए तरीके मैं आपको सिखा देती हूँ। कहते हुए आर्या ने उनके आगे बढ़े पैरे पर अपनी हिल्स टिका दी और जानबूझकर श्री के पैरों के पास गिर गई। वह जानती थी कि उसे कोई नहीं उठाएगा, इसलिए वह खुद ही जल्दी से उठ गई और श्री से बोली, सॉरी मम्मी जी, पता नहीं मैं कैसे गिर गई, आपको लगी तो नहीं? उसने श्री का चेहरा देखा जिस पर 12 बजे थे। उनके आंखों के कोनों कुछ गिले थे और होठ आपस में कसे हुए। आर्या को समझते देर नहीं लगी कि अगर वह यहां से जल्द नहीं गई तो श्री उसके सामने रोने लग जाएंगी। शिवाय गुस्से से बोला, तुम ढंग से नहीं चल सकती क्या? अगर अभी मौको लग जाती तो? उसके डांटने पर उसकी गोद में दर्द से सिसक रहा शिवू उसका चेहरा अपनी तरफ करते हुए बोला, आप मम्मा से क्यों लड़ रहे हैं? मुझसे बात कीजिए। एक तो मेरी मम्मा गिर गई है, ऊपर से उन्हें उठाने के बजाय आप उन्हें डांट रहे हैं। तब तक आर्या भी उन दोनों के सामने पहुंच गई थी। वो शिवू को शिवाय की गोद से लेते हुए बोली, इट्स ऑक शिवू, ये तो बस छोटी सी चोट है, इतना तो चलता है, तुम अपना दिखाओ, कहाँ लगी तुम्हें? शिवांश ने अपने हाथ उसके गले में लपेट लिए और उसके कंधे पर अपना सिर रखते हुए बोला, शिवू को भी छोटी सी चोट लगी है मम्मा, वह भी ठीक है। वो दोनों बातें करते हुए आगे बढ़ गए। शिवांश ने जब देखा कि शिवाय वही सीढ़ियों पर खड़ा है तो वह अपनी कन्वेंशिक टोन में बोला, पापा अब प्लीज आप गुस्सा मत होना, अकेला शिवू कितनों को मना अंडरस्कोएगा। वैसे भी आज शिवू को बहुत चोट लगी है, आप सम अंडरस्को समझदार हो, समझ सकते हो। आर्या उसकी मदद करते हुए बोली।
हो यही यही, शिवांश आर्या की तरफ इशारा करते हुए बोला। उसकी बात पर फिर से शिवाय के गुस्से भरे चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, ओक, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हारे शिवू को चोट लगी है। अब आगे अंडस्को उन तीनों को जाते देख ओमित्य बोले, अब ये कौन सा नया नाटक है? आर्या इतनी आसानी से शिवू के बुलाने पर कैसे चली गई? अमूल्य जी मुस्कुराते हुए बोले, लगता है सब ठीक हो रहा है। उनकी बात सुनकर श्री घबरा गई। वो मन में बोली, अगर इन दोनों के बीच सब ठीक हो जाएगा तो हमारा क्या होगा? मुझे सबसे बात करनी चाहिए। मुझे अपना सपना डूबता हुआ महसूस हो रहा है। कमरे में आकर आर्या ने शिवांश को बेड पर बैठाया और उसकी चोट देखने लगी। आर्या चोट देखकर शॉक हो गई। शिवांश के पीठ पर 2 क्रस लाल निशान बने हुए थे। आर्या की आंखें नम हो गई। वो शिवांश को गले लगाते हुए प्यार से बोली, बेटू तुम तो बहुत स्ट्रांग हो, तुम्हें बहुत पेन हुआ होगा ना? शिवांश ने मासूमियत से हाँ में सिर हिला दिया। आर्या ने फिर से उसे गले लगा लिया। शिवांश जल्दी से बोला, मम्मा पापा आ गए? आर्या जल्दी से उससे दूर हुई और उसे डांटते हुए बोली, शिवू तुम्हें इतनी छोटी सी चोट पर रोना नहीं चाहिए। तुम जानते हो तुम डॉक्टर शिवाय माहेश्वरी के बेटे हो। पता भी है तुम्हें तुम्हारे पापा कितने लोगों को रोज काटते मारते हैं? नहीं ना, मैं बताती हूँ तुम्हें। इससे आगे वो कुछ कह पाती, शिवाय ने उसका मुंह बंद कर दिया। वो गुस्से से बोला, ये सब क्या अनाप शनाप सीखा रही हो मेरा बेटे को मेरे बारे में? आर्या खुद को उसकी पकड़ से छुड़ाया और वह भी उसी तरह बोली, क्या गलत कहा मैंने? बताओ मुझे। तुम रोज ना जाने कितने लोगों का ऑपरेशन करते होगे, जिनमें से कुछ बचते होंगे भगवान की कृपा से, ज्यादा मरते होंगे तुम्हारी दया से। लास्ट वाली लाइन उसने थोड़ा धीरे से बोली थी, लेकिन शिवाय तो शिवाय है, उसने जो जो आर्या ने कहा वो सब साफ साफ सुन लिया था। वो उसे अंगुली दिखाते हुए बोला, तुम देख लूंगा तुम्हें मैं। आर्या एटीट्यूड से बोली, क्यों? तुम्हारी प्यारी दीप से मन भर गया है क्या, जो मुझे देखना चाहते हो? कहते हुए वो होठों पर बड़ी सी स्माइल लिए अपने आईब्रोज मटकाते हुए शिवाय को चिढ़ाने लगी। शिवाय चिढ़कर बोला, ये सब हरकतें करना बंद करो हो, नहीं तो। आर्या अपने हाथ बांधते हुए एक कदम उसके तरफ बढ़ाते हुए बोली, नहीं तो क्या? मारोगे मुझे? शायद आप भूल रहे हैं मिस्टर माहेश्वरी, मैं अकेली नहीं हूं, मेरे साथ लिटिल माहेश्वरी भी है, जो शायद आपसे ज्यादा पावरफुल है। शिवाय का मन तो अभी इस मुंहफट लड़की का मुंह सिलने का कर रही था, लेकिन कहीं ना कहीं वह सच भी कह रही थी। लिटिल माहेश्वरी के आगे बिग माहेश्वरी कुछ नहीं कर सकता था। शिवाय अपना मन महसूस कर लंबे लंबे कदम भरते हुए वॉशरूम में चला गया और जोर से दरवाजा बंद किया। आर्या को उसकी ऐसी बच्चों जैसी हरकत पर हंसी आ गई। उसने किसी तरह खुद को कंट्रोल किया और शिवांश की तरफ मुड़ते हुए उससे बोली, बेटू आपको खुद का ख्याल रखना होगा, मम्मा पापा हर समय तो आपके साथ नहीं रह सकते ना? शिवांश प्यारी सी शक्ल बनाकर बोला, पर क्यों मम्मा, आप हो ना मेरे साथ, और पापा भी। आर्या अपनी कमर पर हाथ रखते हुए अपनी आंखें छोटी कर शिवांश को घूरने लगी। उसके ऐसे देखने से शिवू थोड़ा झेप गया। वो बोला, मम्मा आप ऐसे क्यों देख रही है शिवू को? आर्या अपने हाथ बांधते हुए बोली, ओह रियली शिवू, जिस तरह तुम बाहर हॉल में माइंड गेम खेल रहे थे ना, उससे तो कुछ अलग ही लग रहा था। शिवांश अपनी नजर चुराते हुए बोला, क्या मम्मा आप भी? मैं तो प्यारा सा, छोटा सा, नन्हा सा बच्चा हूं, मैं कैसा ऐसा कर सकता हूं? आर्या उसका कान पकड़ते हुए बोली, बेटा झूठ तो मुझसे बोलना भी मत, वह क्या है ना, हम तुम्हारी मम्मा है, जितना तुम खुद को नहीं जानते हो ना, उतना हम तुमसे बिना मिले ही तुम्हारे बारे में बता सकते हैं, तो ज्यादा चू चपा मत करो हमारे सामने, समझे? शिवांश अपना कान छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोला, आहा मम्मा, शिवू को दर्द हो रहा है, प्लीज कुछ तो रहम करो शिवू पर। आर्या उसका कान छोड़ते हुए बोली, अब आए ना लाइन पर तो आज से मुझसे झूठ बोलने की तो सोचना भी मत, वरना। शिवांश झट से आर्या की साड़ी का किनारा पकड़ते हुए बोला, हो मम्मा, शिवू सब समझ गया, मैं कभी भी आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, प्रॉमिस। आर्या बोली, इट्स बेटर फॉर यू। शिवांश हिचकिचाते हुए आर्या से बोला, वैसे मम्मा आपने मुझे पापा को सब बताने से मना क्यों किया? आर्या उसके सामने चेयर पर बैठते हुए बोली, वो इसलिए क्योंकि कोई हमें देख रहा है, और हम दोनों को एक दूसरे के साथ अच्छे से बिहेव करते देख वो लोग गुस्सा हो जाएंगे, इसलिए। और बाकी सब तुम अपने पापा को बता सकते हो, सिर्फ इसके अलावा कि मम्मा और शिवू अब फ्रेंड है।
शिवांश अभी भी आर्या को घूर रहा था। आर्या समझ गई थी कि शिवांश के पास बहुत सारे सवाल हैं, इसलिए वह एक आज्ञाकारी स्टूडेंट की तरह हाथ बांधकर ठीक से बैठ गई और बोली, मैं तुम्हारे सिर्फ 3 सवालों का जवाब दूंगी, तो सोच समझकर पूछना। शिवू अपनी लिटिल फिंगर को अपनी चीन पर टैप करते हुए सोचने लगा। थोड़ी देर अपनी सोच में गुम शिवांश ने अपने 3 सवाल तैयार कर लिए। वह आर्या की तरफ देखते हुए बोला, ओक मम्मा, तो आप ये बताओ कि आपने मुझे स्ट्रांग बनने को क्यों कहा? वैसे तो ये सवाल बिल्कुल कॉमन था, लेकिन थोड़ा अजीब भी। आर्या को इससे कुछ भी ऐसा नहीं लगा जिससे वो बता पाए कि उसका बेटा कितना चालाक है। वो उसे जवाब देते हुए बोली, वो इसलिए बेटा क्योंकि आपके पापा एक बहुत बड़े डॉक्टर है और मम्मा भी एक आर्मी ऑफिसर है। तो हमारे बहुत सारे दुश्मन भी होंगे, और हम दोनों की सीधी सी कमजोरी हो तुम, तो वह लोग सबसे पहले तुम्हें ही निशाना बनाएंगे। इसलिए तुम्हें डरना नहीं है, बल्कि खुद को प्रोटेक्ट करना है। आर्या जब बोल रही थी, शिवांश उसे गौर से देख रहा था, जैसे पता लगाने की कोशिश कर रहा हो कि उसकी मम्मा के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। वही आर्या को शिवांश को देखकर कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसे अब खुद के डाउट पर डाउट होने लगा था। शिवांश अपना दूसरा सवाल पूछते हुए बोला, तो मम्मा कोई दुश्मन हम पर नजर रख रहा है, वह भी सीक्रेट तरीके से, तो हम दोनों अभी यह सब बातें क्यों कर रहे हैं? वह ये भी सुन रहा होगा ना? शिवांश के इस सवाल से आर्या का दिमाग ठनका। उसने हैरानी से अपने बेटे को देखा जो बड़ी ही मासूमियत से उससे सवाल कर रहा था। उसने तो सोचा था कि अब उसका बेटा उससे ये पूछेगा कि वो लोग सभी को इस बारे में बता भी तो सकते हैं। वो शिवांश को देखे जा रही थी। फिर उसने खुद को शांत किया और बोली, माहेश्वरी मिशन में सीसीटीवी रूमर्स के अलावा सभी जगह लगे हैं, इसलिए हम यहाँ हैं। इस बात पर शिवांश अपने सिर को खुजलाते हुए मासूमियत से बोला, लेकिन मम्मा ये भी तो हो सकता है ना कि यहाँ कहीं वॉइस रिकॉर्ड हो और वह हमें सुन रहे हो। आर्या फिर से हैरान हो गई। उसने तो ये सोचा ही नहीं, इतनी इम्पोर्टेंट बात उसके दिमाग में आई क्यों नहीं। जब शिवू ने देखा कि उसकी मम्मा उसके इस जवाब से शॉक में चली गई है, तो वह प्यार से बोला, आप चिंता मत करो मम्मा, ये पापा का कमरा है, यहाँ कोई भी नहीं आ सकता, तो यहाँ वॉइस रिकॉर्ड रखना तो दूर की बात है। आर्या भी जानती थी कि शिवाय अपने कमरे में किसी की भी एग्जिस्टेंस बर्दाश्त नहीं करता है। यहाँ उसके कई सारे राज और उसके इम्पोर्टेंट फाइल्स भी थी। उसके इतने सारे दुश्मन थे कि वह खुद पर भी सोच समझकर भरोसा करता था। यहाँ तो बात दूसरों की थी। तभी आर्या को एक जानी पहचानी रिंगटोन सुनाई दी। उसने अपना सिर घुमाकर इधर उधर देखा, तो सामने उससे कुछ दूर पर उसका फोन था, जिसे चालाकी से परसों समा ने यही छोड़ दिया था और उससे भूलने का बहाना बना दिया था। फोन बजकर बंद हो गया। आर्या को कुछ याद आया। वो शिवांश से बोली, शिवू, तुम इस घर के किसी भी मेंबर का फोन यूज नहीं करोगे, क्योंकि तुम्हारे पापा ने सबके फोन पर कुछ किया है जिससे वो उन दोनों की बातों को खुद सुन सकते हैं और उनकी उस टाइम की लोकेशन का भी पता लगा सकते हैं। शिवांश खुशी से बोला, वाओ मम्मा, आपने भी यह पता लगा लिया। मैंने भी चुपके से पता लगा लिया था। हम दोनों कितने स्मार्ट हैं ना मम्मा, हमने पापा को बेवकूफ बना दिया। कहते हुए शिवांश अपने मुंह पर हाथ रखे अपनी हंसी कंट्रोल करने की कोशिश करने लगा। वहीं आर्या को आज शौक पे शौक लगे जा रहे थे। ये छोटा सा लड़का कुछ ज्यादा ही तेज नहीं है उसकी सोच से। उसने तो ये शर्त जानबूझकर रखी थी। उसे एहसास तो था कि शिवांश का दिमाग बाकी बच्चों से ज्यादा शैतान है। हो भी क्यों ना, उसके मम्मा पापा कुछ कम थोड़ी है। एक तरह से ये कहा जा सकता है कि शिवांश को उसका दिमाग विरासत के तौर पर अपने मम्मा पापा से मिला था। आर्या का डाउट अब पूरी तरह से क्लियर हो गया था। तभी उसका फोन फिर से रिंग हुआ। इस बार आर्या ने जाकर फोन देखा। उस पर लिखे नाम को देखकर उसने नफरत से अपना मुंह फेर लिया। वह वापस शिवांश के पास जाने लगी कि वह रुक गई। उसने कुछ सोचकर फोन रिसीव कर लिया। दूसरी तरफ से किसी की रोने की आवाज आने लगी। आर्या ने फोन कान से लगाया। दूसरी तरफ से समा की आवाज आए, आरुदी। आर्या परेशान आवाज में बोली, समा, समा क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? इज एवरीथिंग ऑल राइट? समा रोते हुए बोली, नो दी, माँ, मेरा एक्सीडेंट हो गया है, बहुत दर्द हो रहा है दी। आर्या परेशानी से बोली, कौन से हॉस्पिटल? मैं आ रही हूं, तुम फिक्र मत करो। समा ने उसे हॉस्पिटल का नाम बताया। आर्या जल्दी से शिवांश से बोली, बेटू बॉकी बातें बाद में, और अपना ख्याल रखना।
कहते हुए आर्या ने अपना पस पका और शिवांश के गाल पर किस करके तेजी बाहर निकल गई। कुछ देर बाद आर्या एक हॉस्पिटल के सामने खड़ी थी। उसने एक गहरी सांस ली। वो अंदर जाते हुए खुद से बोली, मुझे खुद को शांत रखने की जरूरत है, नहीं तो मेरा दिमाग तो 5 साल के बच्चे से भी कम चल रहा है। मुझे माहेश्वरी मिशन को चेक करना होगा, वहां से कुछ ना कुछ तो पता चलेगा। मुझे वापस अपनी ड्यूटी पर भी तो जाना होगा। इस सब के चक्कर में मैं सब भूल ही गई थी। खुद से बातें करते हुए वह समा के वार्ड के सामने पहुंच गई। वह खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाए। वह बोली, बहना देखे तो कितनी चोट लगी है तुम्हें। आर्या अंदर गई और अंदर का नजारा देखकर हैरान हो गई। सामने 2 बेड लगे हुए थे। एक पर समा और दूसरे पर लेटा शख्स पट्टियों से लिपटा हुआ था, जिससे उसका पता लगाना मुश्किल हो रहा था। आर्या को यह देखकर हैरानी हुई कि उसकी बहन को इतनी कम चोट कैसे लगी है, जबकि उसने तो खुद अपनी आंखों से उसे बुरी तरह पेट से टकराते हुए देखा था। उसने खुद को कंट्रोल किया और समा के पास चली गई। वह खुद से बोली, इसे इतनी कम चोट कैसे आई है? कम से कम पैर तो टूटने चाहिए थे। हाथ भी टूट जाता तो मैं कुछ नहीं कहती, पर इतना कम। समा बेड पर लेटी उसके दोनों हाथों और सिर पर पट्टी बंधी हुई थी। आर्या उसके सामने बैठते हुए बोली, ये सब कैसे हुआ समा? समा रोनी शक्ल बनाकर बोली, आरुदी, मैं पैराडाइज जा रही थी, तो रास्ते में मेरा एक्सीडेंट हो गया। और देखो, वह अपने हाथ दिखाते हुए बोली, कितनी चोट लगी है मुझे। आर्या ने उसके हाथों को पका तो समा की अचानक चीख निकल गई। आर्या तुरंत अपने हाथ पीछे खींचते हुए बोली, ओह सो सॉरी समा, इतनी ज्यादा लगी है क्या? आर्या की इस हरकत से समा की आंखों में सच के आंसू आ गए। वह भरे गले से बोली, हम। आर्या ने उसे गले लगा लिया और उसकी पीठ सहलाते हुए बोली, मैं हूं ना समा तुम्हारे साथ, तुम चिंता मत करो। समा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसकी आंखों में कुछ तो अजीब था, एक अजीब सी बेबसी। आर्या उससे दूर होकर बोली, मैं डॉक्टर से तुम्हारी तबीयत के बारे में पूछ कर आती हूं। समा ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। आर्या ने उसकी तरफ देखा। समा ने अपने बगल वाले बेड की तरफ इशारा कर दिया। आर्या ने कंफ्यूजन में उसे देखा। समा बोली, आरू दी वो श्रेय है। आर्या ने हैरानी से उसे देखा, फिर उस बेड पर पड़े आदमी को। आर्या बोली, क्या मैंने सही सुना? वो उस बेड पर पड़े आदमी को देखते हुए आगे बोली, लेकिन इसकी यह हालत किसने की और क्यों? तुम बताओ, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। समा गुस्से से बोली, और किसने? आपके पति ने। आर्या फिर से हैरान होते हुए बोली, क्या? पर क्यों? समा गुस्से से बोली, क्योंकि उसे लगा कि श्रेय ने उसके बेटे को किडनैप किया था। वह तो श्रेय के हाथ पैर काटने वाला था, लेकिन श्रेय ने बाद में उसे प्रूफ दे दिया तो उसने श्रेय को हॉस्पिटल में एडमिट किया। लेकिन फिर भी जाते समय बोलकर गया है कि अगर उसे पता चला कि श्रेय ने उसे गलत प्रूफ दिए हैं तो वो अगली बार उसे सीधा मार देगा। समा ने आंखों के कोनों से आर्या के चेहरे को देखा, जो गुस्से से लाल हो रखा था। फिर बगल बेड पर पड़े श्रेय को। समा के होठों पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई। वह आगे बोली, आरुदी, मुझे तो लगता है कि मेरा एक्सीडेंट भी उसने ही कराया है। आर्या गुस्से से उठते हुए बोली, आज तो शिवाय माहेश्वरी को इन सब सवालों का जवाब देना ही होगा। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को हाथ लगाने की, और श्रेय को भी उसने खाली खाली इतना मारा है, इसकी तो आज मैं। कहते हुए आर्या गुस्से से वार्ड से बाहर निकल गई। उसके चेहरे पर अभी इतना गुस्सा था कि उसका चेहरा लाल हो गया था। आर्या वार्ड से बाहर आई और अपना गुस्से वाले फेस के साथ वॉशरूम में घुस गई। उसने पूरे वॉशरूम को देखा, जहां इस वक्त कोई नहीं था। आर्या मिरर का सामने जाकर अपने हाथ में पानी लेने लगी कि उसकी हंसी छूट गई। वह अपना पेट पकड़कर हंसते हुए धीरे बोली, यह कैसे डेढ़ लोगों की तरह पड़ा था बेड पर। टीयर्स ऑफ जॉय कितनी लगी है बेचारे को। सिबू। आर्या उसका मजाक उड़ाते हुए जोर जोर से हंस रही थी। उसे अभी श्रेय और समा की हालत देखकर बहुत ज्यादा हंसी आ रही थी। कुछ देर ऐसे ही जी भर कर हंस लेने के बाद आर्या अपना मुंह साफ कर फिर से वही गुस्से वाले एक्सप्रेशन लिए वॉशरूम से बाहर आई और सीधा डॉक्टर के केबिन में चली गई। डॉक्टर से कुछ देर बातें करने के बाद उसने समा को डिस्चार्ज कराया। लकीली समा को ज्यादा चोट नहीं लगी थी, बस उसके हाथों की थोड़ी स्किन छिल गई थी और सिर डेस्क बोर्ड से टकराने की वजह से सर पर थोड़ी चोट आई थी, जो कुछ दिनों में रिकवर हो जाएगी।
समा भी हॉस्पिटल से निकलना चाहती थी, इसलिए इस बार उसने कुछ भी उल्टा पुल्टा नहीं किया। समा को उसके घर छोड़ने के बाद आर्या ने अपने मिशन पर ध्यान देने की सोची। वो ड्राइव कर रही थी, साथ ही सोच भी रही थी कि आखिर वो परछाई कौन हो सकता है। तभी उसे किसी की कॉल आई। उसने कॉल पीक की दूसरी तरफ से उसके सीनियर ऑफिसर की आवाज आई। मिस आर्या, मुझे लगता है हम किसी इम्पोर्टेंट मिशन पर थे, लेकिन शादी के बाद तो आप सब भूल ही गई है। कहीं आपने आर्मी छोड़ने का तो नहीं सोच लिया ना? आर्या ने कार रोक दी। उसने फोन कार की डेस्क से उठाकर अपने कान से लगा लिया। वो बोली, एन नो सर, मैंने काम शुरू कर दिया है, हम जल्द ही मिशन को पूरा कर लेंगे। दूसरी तरफ से आवाज आई, आप मुझे बता देती तो क्या जाता आपका। एक आप हो गई और एक वह आपकी दोस्त, दोनों के दोनों किसी भी काम को करने से पहले कुछ सोचते भी नहीं है। अगली बार ऐसी गलती हुई तो मुझे मजबूरन अथॉरिटी में आप लोगों की कंप्लेंट करनी होगी। आर्या कुछ कहना चाहती थी पर उससे पहले ही फोन कट गया। आर्या ने चिढ़कर अपना फोन फेंकने की सोची, फिर वापस खींचते हुए बोली, इन लोगों के चक्कर में मैं अपना नुकसान क्यों करूं? और एक ये हमारे देश के साइंटिस्ट हैं, इन्हें कोई काम नहीं है ये सब उलझुल चीज बनाने के अलावा। पता नहीं कब किसका दिमाग सटक जाए और यह कुछ नया अजीब कर दिखाए। जो चीज बनानी होगी वो तो कभी बनेगी नहीं, लेकिन हो बनी बनाई चीज का सत्यानाश जरूर करके जाएंगे। हाँ, मेरा बस चले तो। काम डाउन आरू, सब ठीक है, तू सब ठीक कर लेगी। आर्या की कार एक 2 मंजिला घर के सामने रुकी। घर ज्यादा बड़ा नहीं था। आर्या कार से उतरी और सीधा अंदर जाकर वहां रखे सोफे पर पैर फैलाकर सो गई। उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। वो आंखें बंद किए ही बोली, उल्लू की पट्टी, मैं हूं कहीं चोर समझकर सर मत फोड़ देना मेरा। उसने धीरे से आंखें खोली। उसकी आंखों के सामने येलो कुर्ती और व्हाइट प्लाजो पहने वाही हाथ में बेलन पड़े एकदम टिपिकल इंडियन हाउसवाइफ की तरह खड़ी थी। उसका चेहरे पर थोड़ा आटा लगा था। उसे ऐसे देखकर आर्या मुस्कुरा उठी। वो उठ खड़ी हुई और वाही को उसके कंधे से पकड़कर किचन की तरफ धकेलते हुए बोली, चल आज हम दोनों साथ में खाना खाते हैं, वह भी मेरे हाथ का। वाही हैरानी से बोली, इस मेहरबानी की वजह कुछ तो जरूर है, नहीं तो तू वह भी किचन, ऊपर से मेरे लिए। आर्या ने उसे किचन स्लैब पर बैठाया और अपनी साड़ी का पल्ला अपनी कमर में कोसते हुए बोली, तू जानती तो है मुझे कुकिंग कितनी पसंद है, जब भी मैं खुश होती हूँ तब कुकिंग करती हूँ। और आज मैं बहुत खुश हूँ, इसलिए तू चुप करके बैठी रह। वाही खुशी से बोली, आज हम दोनों को क्लब जाना है, कुछ काम भी है और थोड़ा एंजॉय भी हो जाएगा। आर्या अपने बालों का जूड़ा बनाते हुए खाना बनाने लगी, साथ ही वाही की बातें भी सुनने लगी। बातें करते हुए वाही अचानक से बोली, वैसे एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानेगी? आर्या आटा गूंथते हुए बोली, मैं मानूंगी तो तू नहीं बोलेगी क्या? वाही सब्जी फ्राई करते हुए बोली, बिल्कुल बोलोगी। आर्या बोली, तो पूछ क्यों रही है, सीधा बोल देना। वाही कनखियों से उसे देखते हुए बोली, तुझे कैसा लगा था इस बार? आर्या ने कंफ्यूज्ड एक्सप्रेशन के साथ उसे देखा। वाही हिचकिचाते हुए बोली, मतलब कि इस बार जब तू मिस्टर शिवाय के साथ फिजिकल हुई थी तो? आर्या के हाथ रुक गए, जिसे देखकर वाही समझ गई कि अब उसकी खैर नहीं। वह अपने कदम पीछे लेते हुए उसे छेड़ने के लिए जोर से बोली, साली मेरे सामने ये सती सावित्री बनने जरूरत है? मैं सब समझती हूँ कि तू मिस्टर माहेश्वरी के बारे में क्या सोचती है, बस दिखाती नहीं है करके। मुझे तो लग रहा है कि इस बार तो तूने ही सब कुछ किया होगा। जितना स्मार्ट वह है उस हिसाब से तो मुझे तुझ पर शक हो रहा है कि पिछली बार भी तूने ही सब किया होगा और बेचारे मिस्टर माहेश्वरी इन सब में फंस गए। कहते हुए वाही किचन से भागी। आर्या भी उसके पीछे भागते हुए बोली, कमीनी रुक तू, तुझे तो मैं अभी बताती हूँ, मेरी दोस्त है कि उसकी। वाही सोफे की दूसरी तरफ से चिल्लाते हुए बोली, साली दोस्त तो तेरी ही हूं, तभी तो पूछ रही हूं, नहीं तो तूने जो अपने पति का परिचय मुझे दिया था ना, उसके बाद तो तू जब खुद ही उसके पास जाएगी ना तभी कुछ हो सकता था, वरना। आर्या सोफे से कुशन उठाकर उसे मारते हुए बोली, शर्म नहीं आती तुझे ये सब बोलने वक्त? वाही भी उसे कुशन मारते हुए बोली, जब तुझे करने में शर्म नहीं आए तो मुझे बोलने में क्यों शर्म आएगी? चल एक बात तो बता, मिस्टर माहेश्वरी रोमांस कैसे करते हैं? कहते हुए उसने अपनी एक औंख दबा दी। आर्या ने टेबल पर रखा वास उठाया और वाही की तरफ फेंकते हुए बोली,
रुक, तुझे तो मैं आज जिंदा नहीं छोड़ने वाली। साली सब जानते हुए भी ऐसे सवाल पूछ रही है जैसे आई लव शिवाय उस कमीने की तो। और अब तू नहीं बचेगी मेरे हाथों से। उसे ऐसे चिढ़ते देख वाही को बहुत मजा आ रहा था। वो इस मौके को गंवाना नहीं चाहती थी। उसने सोफे पर रखे 2-3 कुशन आर्या की तरफ फेंके और वहां से ऊपर की तरफ भागते हुए बोली, अरे बता भी दे, मेरे अलावा और किसे बताएगी। मिस्टर माहेश्वरी को देखकर तो लगता है कि वो तेरे साथ बिल्कुल भी जेंटल नहीं रहे होंगे। अब तेरा मुझे पता नहीं, तभी तो पूछ रही हूं। आर्या कुशन में उलझी खुद का ध्यान वाही की तरफ करते हुए बोली, साली कमीनी तेरी तो। जब तेरी शादी होगी तब देखते हूं। सारे बदले ना लिए ना मैंने भी तो देख लेना। तभी आर्या को कुछ याद आया। उसने अपना फोन उठाया और अपनी अंगुलियों पर नचाते हुए आराम से सोफे पर बैठते हुए बोली, हो यह सही है, मैं अभी अपने होने वाले जी_को को फोन करती हूँ। उसकी बात सुनकर वाही के कदम रुक गए। उसने झट से पलटकर पीछे देखा तो आर्या तो ने किसी को कॉल कर दिया था। वाही वहीं से चिल्लाई, मैं सब जानती हूँ, ये सब तू मुझे वहां बुलाने के लिए कर रही है ना, मैं नहीं आने वाली। आर्या एक शातिर मुस्कान के साथ उसकी तरफ देख रही थी। तभी फोन किसी ने उठाया। फोन से एक रौबदार आवाज आए, बोलो क्यों फोन किया है। आवाज सुनते ही वाही के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। वह आर्या की तरफ दौड़कर आते हुए बोली, आरू तू ऐसा कुछ नहीं करेगी, नहीं तो मैं तुझे आड़ू, आम, सेब, कई तरह जूस में तब्दील कर दूंगी। आर्या फोन लेकर किचन में भाग गई और दरवाजा बंद कर दिया। वो वहां लगे मिरर के सामने आकर जानबूझकर वाही को चिढ़ाने के लिए जोर से बोली, मिस्टर कश्यप, आज मैंने आपसे लड़ने के लिए फोन नहीं किया। आज तो मैं आपसे हमारे रिश्ते के बारे में डिस्कस करना चाहती हूँ। वाही भी उसी मिरर के सामने आ गई थी। वो उसे अपने हाथ से मुके बनाकर पिटने का इशारा कर रही थी। आर्या पर तो इसका कोई असर होना था नहीं। दूसरी तरफ से मिस्टर कश्यप बोले, यह क्या बकवास है। तुम एक आर्मी वाली हो और मैं एक माफिया लीडर। हम दोनों के बीच सिर्फ दुश्मनी होगी, सिर्फ दुश्मनी। आर्या उसे शांत कराते हुए बोली, जी हाँ, लेकिन आज मैं आपसे अपनी दोस्त के लिए उसके फैमिली के तौर पर बात करने वाली हूं, तो ये रिश्ता फिलहाल के लिए भूल जाए। मिस्टर कश्यप आगे बोले, काम की बात है तो बोलो, नहीं तो मैं फोन काट रहा हूं। आर्या बोली, जी मैं आपको अपने जी। इससे पहले आर्या इससे आगे कुछ कह पाती, वाही ने उसका फोन छीनकर तुरंत अपने कान से लगाकर बोली, मिस्टर कश्यप, इसे कोई बात नहीं करनी है, हम बाद में बात करते हैं। कहते हुए वाही ने बिना उसकी बात सुने फोन काट दिया। वाही आर्या की तरफ मुड़कर उसे उंगली दिखाते हुए बोली, तू ना कुछ ज्यादा ही उछल रही है। मिस्टर माहेश्वरी से शादी क्या हो गई, तू तो पूरी तरह से बदल गई। आर्या को इस बार सच में गुस्सा आ गया। वह गुस्से से वाही से बोली, तुझे कितनी बार कहा है, उस आदमी का नाम मेरा साथ मत जोड़ा कर। तू समझती क्यों नहीं है, ये सब मेरे लिए इतना आसान नहीं है। आर्या की आंखें नम हो गई। वो उस भयानक रात में वापस नहीं जाना चाहती थी, जिसके बाद उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई थी। वो वहां से बाहर बालकनी में चली गई। इधर वाही को खुद के किए का बुरा लगा। उसने जिस तरह आर्या को बिहेव करते देखा था, उस हिसाब से उसने जज कर लिया था कि उन दोनों के बीच शायद सब ठीक हो गया है। लेकिन अपने बुरे अतीत को भुलाना इतना भी आसान नहीं होता जितना लोग सोचते हैं। वाही बालकनी में आई और अपने कान पकड़कर उठक बैठक करने लगी। आर्या ने अपना मुंह फेर लिया। वाही उसके सामने जाकर फिर से उठक बैठक करने लगी। आर्या गुस्से से रोते हुए बोली, अब क्या है, क्यों आए हो मेरे पास। जा जाकर तू भी उस शिवाय के साथ चली जा। मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही खुद के लिए काफी हूं। कहते हुए आर्या वहां से अंदर आकर सोफे पर से अपना बैग उठाकर जाने लगी। वाही दौड़कर आई और उसे गले लगाकर बोली, सॉरी, मुझे वो सब नहीं बोलना चाहिए था। मुझे लगा कि तूने शिवाय को माफ कर दिया है। आर्या ने उसे खुद से दूर झटकते हुए बोली, एक बात तू कान खोलकर सुन ले, मैं कभी भी उसे माफ नहीं करने वाली। उसने जो मेरे साथ किया उसके बाद तो मैंने उसे सिर्फ दीप से दूर किया है, वरना मेरी आबरू के साथ खेलने के लिए तो मैं उसे ऐसी सजा देती कि उसे खुद से नफरत होने लगती। क्या गलती थी मेरी जो उसने मेरे साथ ऐसा किया। किसी भी लड़की के लिए उसकी इज्जत सबसे ज्यादा कीमती होती है, और उसने उसे ही मुझसे छीन लिया। कहते हुए उसके हाथ से उसका पर्स छूट गया और वह जमीन पर घुटनों पर बैठ फूट फूट कर रोने लगी। वो उस दिन को कभी भी याद नहीं करना चाहती थी।
पर कहते हैं ना कि हम जिस चीज से जीतना भागते हैं वो उतना ही हमारे करीब आ जाती है। आर्या की आंखों के सामने उसका 5 साल पहले वाला बिता कल घूमने लगा, जिसमें एक 19 साल की लड़की हाथ में छोटा सा बैग लिए झूलती हुई सड़क पर कभी इधर तो कभी उधर होते हुए चल रही थी। तभी उसका फोन बजा। उसने फोन रिसीव किया। दूसरी तरफ से एक लड़की जोर से उस पर चिल्लाई, आर्या ये क्या हरकत है, चुपचाप वापस आ नहीं तो तू जानती है मैं तेरा क्या हाल करूंगी। आर्या की आंखों से आंसू झलक आए, वह रूंधे गले से बोली, वही सब खत्म हो गया यार, तू भी चली जा, मुझे छोड़कर सब चले जाते हैं। क्या मैं इतनी बुरी हूं? इसमें मेरी क्या गलती थी यार, जो माँ मुझे ऐसे छोड़कर चली गई। वही गुस्से से बोली, तू अभी कहाँ है? मैं अभी आती हूं तुझे लेने। आर्या रोते हुए मुस्कुराने लगी। सड़क पूरी सुनसान थी, जहां चारों तरफ सिर्फ उसकी हंसी गूंज रही थी। वह पागलों की तरह हंसे जा रही थी। आर्या एक संपन्न परिवार की बेटी थी। उसने अपने पापा का सपना पूरा करने के लिए इंडिया के सबसे टफ एग्जाम में से एक एनडीए पास कर लिया था, और 4 दिन पहले ही वो अपनी ट्रेनिंग से वापस लौट कर आई थी। और आते ही उसे अपने माँ पापा के डिवोर्स की खबर मिली, क्योंकि उसकी माँ किसी और से प्यार करती थी। इस सबको उसके पापा सह नहीं पाए और हार्ट अटैक के कारण कल उनकी डेथ हो गई। आर्या अपने पिता की मौत से उभर भी नहीं पाई थी कि उसकी मां आई और सबके सामने उसे बुरा भला कहकर आज सुबह ही उसकी छोटी बहन विभि को अपने साथ लेकर चली गई। उसकी बहन उसे खुद के साथ रखने के लिए रोए जा रही थी, लेकिन आर्या को तो कोई सुध ही नहीं थी। वह बेसुध सी अपने पापा की फोटो को अपनी लाल हो चुकी खाली आंखों से देखे जा रही थी। वह अपने पापा की सडन मौत को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। उसे अपने आसपास क्या हो रहा है कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसे तो अपनी बहन का रोना भी नहीं सुनाई दे रहा था। करीब 3 घंटे बाद उसे होश आया। उसने अपने आसपास देखा, उसके आसपास कोई नहीं था। उसने अपना सिर पकड़ लिया। उसे अपनी माँ की बात याद आने लगी। तू मनहूस है, तुझ जैसी बेटी होने से अच्छा तो मैं बांझ रहती। ये सब तेरी वजह से हुआ है। मैं आज से तेरी माँ नहीं, तू मेरी बेटी नहीं, और यह घर भी तेरे बाप ने पहले ही बेच दिया है। मैं तो अपनी बेटी को लेकर जा रही हूँ। तू अब जिए या मरे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आर्या की सूनी आंखें एक बार से आंसुओं से भर गई। उसने अपना सामान पैक किया और घर से बाहर निकल गई। उसने पीछे मुड़कर आखिरी बार अपने इस घर की देखा जहां उसका बचपन कितनी खुशियों से बीता था। उनकी जिंदगी में सब था, पर अचानक पता नहीं किसकी नजर लग गई थी उनके हंसते खेलते परिवार को। आर्या इस वक्त रास्ते पर चली जा रही थी कि उसे एक आदमी दिखा जो शराब पी रहा था। वह अपनी दारू की बोतल को देखते हुए उससे बोला, हाय मेरी जान, एक तू ही तो है इस दुनिया में, अपने सब छोड़ जाए पर तू कभी ना जाए। हाय मेरी राम प्यारी, तेरे लिए तो मैं अपनी यह जान भी दे दूं। बस जान लेने वाली भी तू होनी चाहिए। आर्या ने उस आदमी के हाथ से बोतल छीन ली। वह आदमी मुड़ा। आर्या की हालत देखकर वह समझ गया कि यह लड़की भी उसकी जैसी है। वह मुस्कुराते हुए सड़क पर बैठ गया और आर्या को भी अपने साथ बैठने का इशारा किया। आर्या बिना ज्यादा सोचे समझे उस आदमी के साथ बैठ गई। उसने शराब की एक घूंट पी। उसने पहली बार शराब को हाथ लगाया था, इसलिए वह उसके कड़वेपन को सह नहीं पाई और उस घूंट को वापस बाहर निकाल दिया। वो शराबी हंसते हुए बोली, लड़की तुझसे नहीं होगा, ला मुझे दे ला। कहते हुए उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया, पर आर्या ने उस बोतल को दूसरी तरफ कर दिया। आर्या उस बोतल को देखते हुए बोली, मुझे अभी इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। कहते हुए आर्या ने आंखें बंद की और बोतल अपने होठों से लगा ली। एक सांस में उसने आधी बोतल खाली कर दी। वो मुस्कुराते हुए बोली, देखो मैंने कर लिया और यह रखो इसके पैसे। कहते हुए उसने अपने पर्स के आधे पैसे उस आदमी के हाथ में रख दिए। वह आदमी अपनी एक बोतल के बदले इतना पैसे देकर हैरान था। वह अपना हाथ बंद तक नहीं करना रहा था। वह अपना हाथ आर्या की तरफ बढ़ाते हुए बोला, ये ज्यादा है। आर्या कुछ कहती उससे पहले ही उसका फोन बजा। आर्या ने फोन ढूंढा, फिर अपने कान से लगाकर बोली, हाँ बोल। दूसरी तरफ से वाही खुशी से चिल्लाई, आर्या हम दोनों का एनडीए का ज्वाइनिंग लेटर आ गया है। वाही की बात जैसे ही आर्या के कोनों पर पड़ी, उसके चेहरे पर चमक आ गई, जो कुछ पलों के लिए ही थी। वह अपने पापा को याद करते हुए दर्द भरी आवाज में बोली, जिसके लिए इस एग्जाम को पास किया यहाँ तक पहुंची, वो तो अब मेरे पास है ही नहीं, तो अब इसका क्या करूंगी मैं। वाही और भी बहुत कुछ कहना चाहती थी,
पर आर्या ने फिर से उसका फोन काट दिया। वो लटकाते हुए वहां से उठते हुए उस आदमी से बोली, थैंक्स बॉस, ये सब तुम रखो फ्लाइंग मनी। कहते हुए आर्या बोतल को मुंह से लगाकर आगे बढ़ गई। आर्या बस अपनी ही धुन में चली जा रही थी। उसके पास अब रोने के लिए आंसू तक नहीं बचे थे। उसके होठों पर शराब के साथ एक दर्द भरी मुस्कान थी। वह अपने ही ख्यालों में गुम बस सड़क पर चली जा रही थी। अचानक उसका पैर एक पत्थर से टकराया और वह अनबैलेंस होकर गिर पड़ी। गिरने के बाद होने वाले दर्द के लिए उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उसे महसूस हुआ कि वह कुछ अजीब तरीके से गिरी है और उसके पैर और कमर में तेज दर्द हो रहा है। उसने उठने की कोशिश की पर जगह कुछ ज्यादा ही अजीब थी। उसने अपने हाथ उठाकर अपने आसपास की चीजें चेक की। उसे अपने हाथ पर कुछ साफ सी चीज महसूस हुई। उसने एकदम से अपनी आंखें खोली। सामने की चीज देखकर उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। उसने अजीब सा मुंह बनाकर खुद से कहा, हे न अंडरस्को, ये तो वही बात हो गई। आसमान से गिरे और कन्वर्टेबल कार में अटके। असल में आर्या पत्थर से लगकर अपने सामने खड़ी कार में गिर गई थी जिसकी छत खुली हुई थी। वो कार की बैक सीट पर गिरी थी। इस वक्त रात के करीब 10 बज रहे थे। चांद भी आज बादलों में कहीं गुम सा था। आर्या को वैसे ही शराब के नशे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, ऊपर से यह अंधेरा। लेकिन आर्या की नज़र तो बस उस कार पर थी। इतनी एक्सपेंसिव कार को देखकर तो कुछ देर के लिए वो अपने सारे दुख भूल गई। यह एक रेड एंड ब्लैक कॉम्बिनेशन की हाई रैंक कार थी जो इस सुनसान सड़क पर पता नहीं क्या कर रही थी। खैर, आर्या अभी कार की देखने में ही बिजी थी कि उसकी नज़र अचानक से दो भूरी आंखों पर गई जो इस वक्त किसी चीते की तरह लग रही थी जो अपने शिकार को घात लगाए बैठा हो। आर्या उन आंखों को देखकर अपनी सीट पर जम सी गई। आर्या उन आंखों को देखे जा रही थी जो उसे अपनी तरफ बती हुई महसूस हुई। उसे एक अनजाना सा डर अपने अंदर महसूस हुआ। वो वहां से भागना चाहती थी पर उसका शरीर जैसे उन आंखों की वजह से वहां पर फ्रीज हो गया था। आर्या सीट की तरफ पीछे को झुकने लगी। वो आंखें भी सेम डिस्टेंस के साथ उसकी तरफ बढ़ रही थी। आर्या का दिल एक अनजानी अनहोनी के डर से बेतहासा धकने लगा। उस सन्नाटे में उसकी दिल की धड़कनें साफ सुनाई दे रही थी। डर की वजह से उसकी सांसें तेज चलने लगी थी और माथे पर पसीने की बूंदें आ गई। तभी अचानक से बारिश होने लगी। बारिश की वजह से आर्या होश में आई। उसने अपने डर को छुपाते हुए वह से भागने के लिए जैसे ही अपने शरीर को हिलाया कि उसके बाजू को एक मजबूत हाथ ने पीछे सीट की तरफ धकेल दिया। बारिश जोर शोरों से होने लगी जिससे आर्या पानी से पूरी तरह हो गई थी। उस कार में भी अब पानी भरने लगा था, लेकिन अंधेरा होने के कारण उसे अभी भी उन शिकारी आंखों के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। आर्या हिम्मत कर बोली, क अंडरस्को कौन हो तुम? मैं ग अंडरस्को गलती से इस कार में आ गई थी, सॉरी। लेकिन बारिश इतनी तेज थी कि आर्या की यह धीमी आवाज कहीं गुम सी हो गई। तभी अचानक बिजली चमकी। आर्या ने अपनी सूट को अपनी मुट्ठियों में भर लिया और कसकर आंखें बंद कर ली। उसे अभी इतना डर लग रहा था कि वह रोने लगी थी, पर इस बारिश में उसके आंसू कहीं खो से गए थे। ये सिचुएशन उसके सामने आज पहली बार आई थी। वही सामने से देख रहे लड़के की नज़र तो अपने सामने सफेद सूट में बैठी उस लड़की पर थी जो अभी बला की कयामत लग रही थी। उसकी नाक से होते हुए बारिश का पानी उसके कैप्ते होठों को के रास्ते उसकी सुराहीदार गर्दन से भीगो उसके कपड़ों पर पड़ रहा था, जिससे उसकी वह सफेद सूट उसके शरीर से चिपक गई थी। शिवाय, जिसका आज 22वां जन्मदिन था, वो अपने दोस्तों के साथ अपनी पार्टी मनाने यहाँ से 5 किलोमीटर दूर एक रिजॉर्ट में आया था। अभी उन लोगों की पार्टी पीक पर थी। सभी केक कट जाने के बाद वाइन एंजॉय करते हुए डांस कर रहे थे कि शिवाय को अचानक अपने शरीर में कुछ अजीब महसूस हुआ। वो जल्द ही डॉक्टर बनने वाला था, इसलिए वो समझ गया कि किसी ने उसे टारगेट किया है। वह था भी सबसे हैंडसम और हॉट। पूरे मेडिकल कॉलेज की लड़कियों शिवाय की दीवानी थी। शिवाय भी अपने लुक्स को लेकर बहुत कॉन्शियस था और अमीर तो भाई शिवाय पैदाइशी था, लेकिन वह डॉक्टर बनना चाहता था, इसलिए अपने परिवार से लड़ झगड़कर अपने सपने को पूरा करने यहाँ दिल्ली आया था। शिवाय को जैसे ही पता चला कि उसने कुछ गलत खा लिया है तो वह वॉशरूम का बहाना कर वहां से अपनी कार में बैठ चल पड़ा। उसने गुस्से से कार के स्टीयरिंग पर हाथ मारते हुए कहा, डेम अंडरस्को किसकी इतनी हिम्मत हो गई कि शिवाय माहेश्वरी से उलझे? तुझे तो मैं कल बताऊंगा।
जिसने भी यह काम किया है ना वो सुबह तक यहाँ से भाग जाए, क्योंकि अगर मुझे वह मिल गया ना। कहते हुए शिवाय ने अपने होठ भींच लिया। उसे अपने अंदर बदलाव महसूस होने लगे। उसने कार की छत खोली और अपने जूते और जैकेट उतारकर साइड वाली सीट पर फेंक दिया। उसने जब देखा कि वह एक सुनसान जगह पर आ गया है तो उसने कार रोकी, फिर आराम से आगे की दोनों सीट पर पैर फैलाकर आंख बंद कर लेट गया। वह खुद को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रहा था। तभी उसे किसी के होने का एहसास हुआ, लेकिन उसने आंखें नहीं खोली। उसे कुछ बड़बड़ाने की आवाज आई। उसे लगा कि कहीं कोई उसका पीछा तो नहीं कर रहा ना। वो झट से दोनों सीट का सहारा लेकर उन पर अपने घुटनों के बल खड़ा हो गया। उसका एक हाथ ड्राइविंग सीट पर और दूसरा बगल वाली सीट पर। अंधेरा होने की वजह से उसे भी अपने सामने बैठी लड़की की डरी सहमी काली आंखों के अलावा कुछ और नहीं दिख रहा था। शिवाय का दिमाग एकदम से सून पड़ गया जब बादलों के बीच बिजली चमकी। उसे उसके सामने बैठी लड़की साफ साफ दिखाई देने लगी। उसके भीगते शरीर को देखकर शिवाय, जो खुद के अंदर बन रहे ज्वालामुखी को शांत कर चुका था, उसे जैसे चिंगारी सी मिल गई थी। वो लंबी लंबी सांसें लेने लगा। वो धीरे धीरे उस लड़की की तरफ बढ़ने लगा। उससे आती खुशबू उसे उसकी तरफ बढ़ने पर मजबूर कर रही थी। वो लड़की उठने को हुई कि शिवाय ने उसे कंधे से पकड़ पीछे सीट से लगा दिया। बारिश होने की वजह से आर्या का रोना, उसका चिल्लाना सामने खड़ा शिवाय ही नहीं सुन पा रहा था तो और कोई तो उस जंगल में दूर की बात थी। आर्या ने धीरे से आंखें खोली तो उसके आंखों के ठीक सामने वही भूरी आंखें थी, जिनमें पनप रहे एहसासों को समझने में उसे देर नहीं लगी। उनसे अपने हाथ जोड़े और कांपते होठों से बोली, प्लीज मुझे जाने दो, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। मैं तो ये शहर छोड़कर भी चली। इससे आगे बोलने की उसमें हिम्मत नहीं रही। वो दो आंखें जिन्हें देखकर उसे अभी सबसे ज्यादा डर लग रहा था, या शायद वह इससे आगे खुद के साथ होने वाले अंजाम से ज्यादा घबरा रही थी। आर्या कुछ ठंड से और कुछ उन आंखों से कांप रही थी। उसके ठंड से कांपते होठ शिवाय को और मदहोश कर रहे थे। उसने अपना हाथ बढ़ाकर उसकी गर्दन को पकड़ा और उसे कांपते होठों को अपने होठों से शांत कर दिया। उसके होठों को छूते ही शिवाय को एक अलग सा सुकून मिल रहा था। वो बहुत प्यार से उसे किस कर रहा था। जैसे ही उन दोनों के होठों आसपास में मिले, बारिश भी एकदम से रुक गई। चारों तरफ सन्नाटा, जिसमें शिवाय पूरे पैशन के साथ अपने से स्ट्रगल करती लड़की को किस किए जा रहा था। तभी अचानक से वह ठंड बढ़ने लगी और चारों तरफ बर्फ गिरने लगी। आर्या लगातार उस आदमी को खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी। वो उसके सीने को बार बार धकेल रही थी, उस पर मुट्ठियों मार रही थी, लेकिन उसके सामने खड़ा शख्स टस से मज नहीं हुआ। आर्या रोने लगी, लेकिन उसकी आवाज उस आदमी ने अपने होठों के बीच दफन कर ली। शिवाय को महसूस हुआ कि आर्या की सांसें उखड़ने लगी है। उसने उसके होठों को छोड़ा और उससे कुछ दूर होकर उसे देखने की कोशिश करने लगा। आर्या उसके दूर होते ही बिना एक भी सेकंड गवाए वहां से भागने लगी, लेकिन उस लड़के ने उसे कुछ इस तरह से पकड़ा था कि आर्या चाहकर भी नहीं भाग सकती थी। वो खुद को उससे छुड़ाने की नाकाम कोशिश करते हुए गुस्से से बोली, को छोड़ो मुझे, तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूं। अगर इससे आगे कुछ भी करने की तुमने सोचा भी तो शिवाय एक मदहोश, धीमी और लड़खड़ाती आवाज में बोला। फिर उसने कार की चाबी उठाई और कार को लॉक कर दिया। आर्या कार की छत को बंद होते हुए देख रही थी। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर वहां से भागने की कोशिश की, पर शिवाय पहले ही उसकी नाजुक पतली कलाई को अपने मजबूत हाथों में ले चुका था। उसे ऐसा लग रहा था मानो उसने जरा जोर से उसकी कलाई पकड़ी तो उसकी कलाई टूट जाएगी। आर्या गुस्से और डर के मारे कुछ भी समझ नहीं पा रही। वो जोर जोर से चिल्लाते लगी, हेल्प प्लीज हेल्प कोई मेरी मदद करो, हेल्प हेल्प। ठंड के मारे वह कांप रही थी। वही शिवाय का तो गर्मी से बुरा हाल था। उससे अब कंट्रोल नहीं हुआ और उसने फिर से आर्या के होठों पर अपने होठ रख दिए। अब आर्या अपनी उम्मीद खोती जा रही थी। वह लगातार अपने हाथ पैर चल रही थी। उसकी आंखें कार की बंद होती छत पर थी, जिससे काले आसमान से कुछ बर्फ कार के अंदर आ रही थी। और देखते ही देखते कार की छत के साथ साथ आर्या की चीखें भी बंद हो गई। वह कार साउंड प्रूफ और बुलेट प्रूफ थी, जिससे आर्या की चीखें कहीं गुम सी हो गई थी। कुछ देर बाद चार लड़के शराब के नशे में धुत सड़क पर एक दूसरे के सहारे आगे बढ़ रहे थे। उनमें से एक लड़का बोला, यार लड़की तो कमाल थी। ये दूसरा लड़का भी आहें भरते हुए बोला, हाँ यार थी तो कसम से अप्सरा। तभी तीसरा लड़का बोला,
लेकिन गई कहो, आए तो यही थी, वो दूसरी वाली ने तो इसी तरफ कहा था। तभी पहला लड़का बोला, अबे वो देख, क्या कार है बे, मैंने आज तक ऐसी कार नहीं देखी। कार को देखकर उन चारों का नशा उतर गया। वो चारों एक दूसरे को कुछ इशारा करने लगे। तभी चौथा लड़का लुढ़कते संभलते उस कार के शीशा पर अपना एक हाथ रख अंदर झांकने की कोशिश करने लगा। उसे देखकर ऐसा लगा जैसे उसने कुछ बहुत खतरनाक देखा हो, जिससे उसका मुंह खुला का खुला रह गया। स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट फॉलो करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे। ये क्रेडिट ऑथर जी शो हो जाता है जिनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया।